बाजार के आखिरी घंटे का हर एक्शन, सटीक विश्लेषण, मुनाफे वाले आइडियाज। कीजिए कल की तैयारी आज हमारे साथ। देखिए CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव। नमस्कार, CNBC आवाज़ मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। भारतीय मार्केट्स के लिए एक और शानदार दिन, और क्या शानदार हफ्ता रहा है एक्चुअली। ये पिछले हफ्ते बाज़ार ने काफ़ी करेक्शन दिखाई, पिछले फ्राइडे से मार्केट घूमा, और इस हफ्ते अगर आप देखें मंडे से मार्केट ने जो चलना शुरू किया है, और इनफैक्ट आज मिड कैप इंडेक्स ने ऑल टाइम हाई लगाया, बैंक निफ्टी ने ऑल टाइम हाई लगाया, और निफ्टी, जी हाँ, निफ्टी ने भी 26,000, जब हम स्टूडियो में आ रहे थे तो 26,000 हिट हुआ था। हालांकि उससे थोड़ा सा कूल ऑफ हो गए हैं वापस, लेकिन फिर भी शानदार तेज़ी में मार्केट है। विदु श्रेया रहेंगे मेरे साथ शो में। गुड आफ्टरनून आप दोनों को। और शो की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। कल बिहार विधानसभा नतीजे और अमेरिका में शटडाउन खत्म होने से पहले बाजार में जोश। लगातार चौथे दिन तेजी, निफ्टी 100 पॉइंट से ज़्यादा चढ़कर इंटरडे में 26,000 के पार निकला। बैंक निफ्टी ने लगाया ऑल टाइम हाई, मिड कैप इंडेक्स भी ऑल टाइम हाई पर, स्मॉल कैप शेयर्स में भी रौनक। आज के बिग स्टॉक्स और ChatGPT पड़े सटीक। कल नतीजों के बाद आज भी एशियन पेंट्स में तेजी कायम, शेयर करीब 4% चढ़कर निफ्टी का टॉप गेनर बना। वहीं क्रूड में नरमी से इंडिगो ने भरी नई उड़ान। उधर ChatGPT शेयर, बजाज पेंट्स, लुपिन में भी अच्छी खरीदारी कायम। मेटल और फार्मा शेयरों में जोरदार तेजी, करीब 1% चढ़े दोनों इंडेक्स। मेटल में 2 से 3% की रैली हिंडाल्को, वेदांता और हिंदुस्तान जिंक में। साथ ही कैपिटल गुड्स, रियल्टी और NBFCs में भी रौनक, लेकिन डिफेंस और कैपिटल गुड्स में आज दबाव। इनोसेंट बैंक में क्रिमिनल गड़बड़ी के नहीं मिले कोई सबूत। मुंबई पुलिस EOW का बयान, अकाउंटिंग एरर है 1950 करोड़ रुपए का मामला। कंपनी के किसी भी पूर्व सीनियर अधिकारी के खिलाफ नहीं मिले गड़बड़ी के कोई सबूत। CNBC TV 18 की एक्सक्लूसिव खबर, शेयर करीब 1.5% ऊपर। आज नतीजों से पहले PG इलेक्ट्रोप्लास्ट में जोरदार तेजी, शेयर 7% से ज़्यादा उछाल के साथ बना वायदा का टॉप गेनर। वहीं निफ्टी कंपनी आयशर मोटर्स और वायदा की 10 कंपनियों के नंबर्स का भी है इंतजार। और निफ्टी की 2 कंपनियां, टाटा मोटर्स PB और मैक्स हेल्थ केयर के नतीजे। वहीं सीमेंस और मेरिको समेत वायदा की 6 कंपनियों के नतीजे का भी रहेगा बाजार को इंतजार। 1% घट सकता है सीमेंस का एडजस्टेड मुनाफा, मार्जिन में भी सुधार संभव। ओके, चलिए एक बार मार्केट का इंट्राडे लेकर आइए। पिछले कुछ मिनटों में एकदम से निफ्टी में थोड़ी सी करेक्शन आई, करीब 60-70 पॉइंट गिर गए हम डे हाई से एकदम से लास्ट के कुछ मिनटों में। शायद कुछ एल्गो ट्रेड्स प्ले हुई होंगी, जैसे ही निफ्टी 26,000 पर गया, थोड़ी सी मुनाफा वसूली वहाँ पे हुई हो, ये पॉसिबल रहेगा। लेकिन अगर आप डे हाई से गिन रहे हैं तो हम करीब 75 पॉइंट नीचे आ चुके हैं अब डे हाई से। मिड कैप इंडेक्स इनफैक्ट अब ऑलमोस्ट रेड में आने की तैयारी कर रहा है। मिड कैप इंडेक्स ने भी आज इंटरडे में ऑल टाइम हाई लगाया, लेकिन एकदम से तेज़ गिरावट के साथ अब ये भी तेज़ गिरावट मतलब इंटरडे में। और इवन बैंक निफ्टी जिसने आज ऑल टाइम हाई लगाया, अभी भी स्ट्रांग है बैंक निफ्टी, लेकिन फिर भी लो, थोड़ा सा एक प्रॉफिट बुकिंग के क्लियर कट साइंस हैं, तो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग है यहाँ पर, क्लियरली विजिबल है। लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं है कि एक अनदर शानदार सेशन। और सबसे अच्छी बात ये रही कि तेज़ी पूरी की पूरी स्क्रीन पर प्ले हुई। शुरुआत धीमे हुई, लेकिन उसके बाद मार्केट में शानदार मोमेंटम आया। बैंक निफ्टी में भी ऑल टाइम हाई लगा, निफ्टी भी 26,000 की तरफ चला। इनफैक्ट 26,000 हिट कर दिया था निफ्टी ने, और उसके बाद थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है वहाँ पर। मिड कैप में भी शानदार तेज़ी रही, और बड़ा सवाल यही रहेगा, मुनाफा वसूलें या कैरी करें, है ना। ये एक $1 बिलियन सवाल है इस समय। लेट्स सी। विरुश्रेया, आगे बढ़ाते हैं शो को। बिल्कुल, गुड आफ्टरनून। और सही सवाल उठाया आपने, सवाल भी मेरा यही था आपसे। और जिस तरीके से थोड़ी भी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है मार्केट में, मिड कैप इन रेड आया, लेकिन ब्रेथ अभी भी इंटैक्ट, जो झुकाव है वो एडवांसेस की तरफ है। लेकिन बड़ा सवाल, कल बिहार चुनाव के नतीजे भी आने हैं, और जिस तरह से थोड़ी मुनाफा वसूली अभी देखने को मिल रही है, इस पर आपका टेक, कैसे अप्रोच करें मार्केट को, अब कौन से लेवल्स आपको लेकर इंपॉर्टेंट होंगे, कंसिडरिंग कल रिजल्ट्स भी आएंगे बिहार में। बिल्कुल, और बिहार के नाम से आपका थोड़ा सा ज़्यादा एक्साइटमेंट है, आई एम श्योर। लेकिन खैर जो भी है मार्केट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्यों रहेगा वो। देखिए श्रेया, अब अप्रोच यही रहेगी मार्केट में, जो कल भी क्लोजिंग में मैंने एक व्यू दिया था,
अगर आपके पास है तो बने रहे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ। फ्रेश आपको बाय करना है या नहीं करना है, ये एक बहुत टफ सवाल है। देखिए CNBC आवाज़ पर वीकेंड पिछले फ्राइडे से हमने एक लॉन्ग व्यू लिया था और वहाँ से हम 25,500 से आज 26,500 पॉइंट की रैली देख चुके हैं। उसमें अब एक अप्रोच ये रहेगी कि आप अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को अब आज के लो पर ले आएँ 25,808, क्योंकि अच्छी बात यह है कि मार्केट आपको मौका दे रही है। ऐसा नहीं है कि मार्केट, जैसे हम सुबह बात करते हैं, वो रनअवे मार्केट नहीं है कि आपको 200 पॉइंट गैप अप मिलेगा उसके बाद भी मार्केट चलेगा। आज मार्केट रेड में खुला था एक बार के लिए, तो आपको 30-40 पॉइंट नीचे ही मिला था। तो ऐसा नहीं है कि मार्केट आपको मौके नहीं दे रहा, मार्केट मौके दे रहा है आपको। और एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, कल भी मार्केट आपको भरपूर मौके देगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बस सुबह सुबह मार्केट खुलेगा और बिहार में एकदम से 2/3 मेजोरिटी के साथ सरकार बन जाएगी। ऐसा भी नहीं होने वाला है। तो पहले अर्बन वोट काउंट होते हैं, उसके बाद फिर वो रूरल वोट काउंट होते हैं, थोड़ा टाइम लगता है। तो वॉलेटिलिटी रहेगी, लेकिन जैसे मैं कह रहा हूँ अच्छी बात यह है कि तेज़ी स्क्रीन पर हो रही है, तो उसमें आपको मौका मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि आप अगले दिन उठे, बस एक सिर्फ कल था क्योंकि मार्केट ने एग्जिट पोल पर रिएक्ट किया था इसके लिए, लेकिन अब कल जो नंबर्स हैं वो तो लाइव मार्केट में आएंगे, तो इसके लिए आपको रिस्क भी लेने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से मार्केट आवर्स में ट्रेड बिठा सकते हैं। आज का लो जैसे मैंने कहा 25,808, अब ये आपका ट्रेलिंग स्टॉप होगा। अगर ये लग भी गया तो भी आपको निफ्टी में 300 पॉइंट मिल गए आराम से, अगर आपने उस 25,500 से वो ट्रेड लिए। तो बाजार में सुगबुगाहट है काफ़ी ज़ोर से कि अब ट्रेड डील के हम काफ़ी करीब हैं। एटलीस्ट फेजेस में जो ट्रेड डील है उसमें फर्स्ट फेज़ जो होगा कि शायद वो एडिशनल 25% टैरिफ जो लगा है वो अगर हटना है, अगर ऐसा हुआ तो नया हाई लगेगा फिर, क्योंकि फिर वही एक पेंडिंग मामला बाकी है। लेकिन एनीवे कल के नतीजे भी काफ़ी अहम होंगे। निफ्टी की जहाँ तक बात है, जैसा मैं कह रहा हूँ, अब लॉन्ग रहें और अब आज का लो आपका नया स्टॉप लॉस होगा। अगला रेजिस्टेंस आपको मिलेगा 26,050 से 26,150, जो 52 वीक हाई भी है, जहाँ पर आपका 26,104 पर। बैंक निफ्टी में हम 2-3 दिन से बात कर रहे थे कि ऑल टाइम हाई लगना चाहिए यहाँ पर। अब 59,500 से 60,000 का एक रास्ता साफ हुआ है यहाँ पर। तो लॉन्ग रहें और हर गिरावट पर बाइंग करें। अगेन यहाँ भी आज का लो 58,100, अब ये आपका आई थिंक एक सैक्रोसैंक्ट स्टॉप लॉस हो सकता है। वीरू के पास चलते हैं। वीरू, गुड आफ्टरनून। स्टॉक स्पेसिफिक क्या एक्शन रहे आज? बिल्कुल अनुज, गुड आफ्टरनून। और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बहुत हैं, बट इसमें कोई राय नहीं कि हल्की सी वॉलेटिलिटी बाजार में आई है तो वो फैक्टर रहेगा आखिरी के 1 घंटे में। हम कल एक बड़े इवेंट में जा रहे हैं, बट स्टिल मेरी पहली चॉइस होगी दिवीज लैब। कल के स्टैट्स में फार्मा में सबसे स्ट्रॉन्ग मूव था दिवीज लैब। एक रिवर्सल, हालांकि ये रिवर्सल अब तक काफ़ी निर्णायक हो चुका है, बट इस पे बीते 2 घंटे में बड़ी शॉर्ट कवरिंग थी। एक कोलैप्स था इसमें पिछले 3 दिन में, 4 दिन में। एक डिफरेंशियल बन गया था प्राइस परफॉर्मेंस में, रेस्ट ऑफ फार्मा वर्सेस दिवीज लैब। हमने बायोकॉन को देखा, हमने सिंजिन को देखा, हमने लॉरस को देखा, सब स्ट्रॉन्ग मूव दे चुके थे, लेकिन ये नहीं पार्टिसिपेट करता। फाइनली आज इसने अपनी एक 3476 की ट्रैजेक्टरी से स्ट्रॉन्ग पुल बैक दिया। नजर रखिएगा इस स्टॉक पे, अब ऑल मूविंग एवरेजेस। कुछ देर पहले ट्रेड कर रहा था, बट अच्छी शॉर्ट कवरिंग हावी होती हुई। MCX में एक बड़ा केस था स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट का, वो अभी भी परसिस्ट करता है। क्लासिकल फ्लैग, एक ग्राउंडिंग बॉटम 10 डे के ऊपर। इंट्राडे में काफ़ी बड़ा वाइल्ड मूव दिया था 9700 तक का। हालांकि पूरा बाजार रिट्रेस हुआ है, तो ये भी रिट्रेस होगा, बट जिस प्रकार के स्ट्रेच आज गोल्ड सिल्वर में थे और जिस प्रकार का OI बिल्डअप यहाँ पे हुआ है, एंड मोस्ट स्पेशली जिस प्रकार की पुट राइटिंग 9600 की स्ट्राइक पे यानी क्लोजर टू 10 डे हुई है, ये 2 बड़े टिकट साइज के जो स्टॉक्स हैं वो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। नज़र रखिएगा इस पर। और एक स्टॉक लेके आइए, मैं रिवर्सल का कैंडिडेट रखूँगा। आज आप सारे के सारे होटल स्टॉक्स को देखिए, चाहे वो कैश के हों, चाहे वो डेरिवेटिव्स के हो, सब में एक पुल बैक है। इंडियन होटल्स ने आज रिवर्सल में, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6 सेशन में रहने के बाद आज एक रिवर्सल जनरेट किया है। ये सिर्फ डेरिवेटिव्स नहीं, ये कैश काउंटर्स में भी है। और आपकी स्क्रीन पे OI लोअर लेवल्स पे कुछ बाइंग के हंट हैं, तो नज़र रखिएगा इंडियन होटल्स पे। अनुज, बहुत से लोग पूछ रहे थे भाई कि कल का जो वर्डिक्ट होगा उस वर्डिक्ट को कैसे पढ़े, सरकार NDA की बन जाए, क्योंकि कल जो एक एग्जिट पोल आया था तो वो थोड़े से नंबर्स कम दे रहा था NDA को। कैसे रीड करना चाहिए, सरकार का गठन या फिर एक स्ट्रॉन्ग मैंडेट, दोनों ही केस में बाजार कैसे बिहेव करेगा, इसको भी लिखिए थोड़ा पशुपेश। बिल्कुल, देखिए ये इसमें एक सिंपल चीज़ मान के चलिए कि आप बिहार की असेंबली में जितनी सीटें हैं उसके हिसाब से, जैसे आपने बोला कि ज़्यादातर एग्जिट पोल से प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि NDA की क्लीन स्वीप होगी, लेकिन कल वो जो एक्सिस वाला आया वो मामला थोड़ा सा रिलेटिवली क्लोज बता रहा था, तो उस हिसाब से आपको वो देखना होगा। लेकिन अगर जो नंबर है बीजेपी एंड इट्स एलाइज का
वो 150 मतलब 140 के करीब का आप मान के चलिए। 243 सीटों में से अगर वो आप 140 प्लस अगर आ गया मामला तो फिर मार्केट के लिए सेफ है मामला। अगर मेजोरिटी आई, लेकिन मेजोरिटी ऐसी आई कि 130 और 113 वाला मामला हुआ, तो उसमें कहीं ना कहीं मार्केट, क्योंकि मार्केट पचा क्या चुका है, मार्केट 140 से 150 सीटें पचा चुका है। अगर आप मान के चलें तो करीब करीब मोटा मोटी इतना मार्केट पचा चुका है। इसके ऊपर आ गया तो पॉजिटिव है, लेकिन मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा इंक्रीमेंटल पॉजिटिव नहीं है। लेकिन इसके नीचे आया अगर मामला तो वो थोड़ा सा रिस्क वाला मामला हो सकता है। लेकिन खैर बीरू, मैं एक चीज़ कहूँ, अब ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं है। कल सुबह नंबर आ जाएंगे, 8 बजे से वो शुरू होंगे नतीजे आने, 11:30-12 बजे तक पिक्चर कल क्लियर हो जाएगी। जब तक आप फ्यूचर्स एक्सप्रेस में शो कर रहे होंगे तब तक आपके पास सारे आंकड़े एकदम साफ होंगे। तो उसके बाद फिर एक आप आराम से उस समय फिर देख सकते हैं कि मार्केट का रिएक्शन क्या है। चलिए श्रेया के पास चलते हैं, शो को आगे बढ़ाते हैं। श्रेया, बिल्कुल, मेरा सवाल आपसे ये कि अगर मार्केट में रैली आती है इससे ज़्यादा और मार्केट में तेज़ी बढ़ती है तो कौन से स्टॉक्स पार्टिसिपेट करेंगे, व्हाट काइंड ऑफ स्टॉक्स यू थिंक, और आज के रफ्तार के घोड़े और फिसड्डी स्टॉक्स आपके मुताबिक कौन से रहे? बिल्कुल, तो देखिए पहले तो मैं बताऊँ आपको कि यहाँ से आपको कहाँ पार्टिसिपेट करना है। आज सुबह मैं एक चीज़ बता रहा था कि नंबर्स में ध्यान दें, और आज मैंने एक थोड़ा सा सटल हिंट दिया था कि सबसे इंपॉर्टेंट नंबर रहेगा पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का, क्योंकि वो जिस तरीके से बीटन डाउन स्टॉक है और बहुत ज़्यादा शॉर्ट्स हैं वहाँ पर, अगर वहाँ हल्के से भी नंबर बेटर आ गए तो वो शायद रिकवरी आ सकती है उसमें ऑलरेडी। लेकिन 7% भाग गया है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट। चलिए हमने पहले रफ्तार के घोड़े डिस्कस कर लेते हैं। वैसे मैं इस पर किसी और तरीके से आने वाला था, लेकिन ये क्लियरली आज का सबसे इंपॉर्टेंट आपका रफ्तार का घोड़ा। इसके अलावा अशोक लेलैंड, कॉन कॉल के बाद यहाँ पर एक बड़ी तेज़ी आई, और मुझे कल एक्चुअली नंबर्स अच्छे लग रहे थे, मुझे मैनेजमेंट की कमेंट्री भी अच्छी लग रही थी। लेकिन दिक्कत बस एक है, यहाँ पर बहुत लोगों का भी ये रियलाइज़ नहीं हो रहा है, आगे जाकर इनका बेस इफेक्ट बहुत ज़्यादा कैचअप करने वाला है। नवंबर के बाद आप देखिएगा इनके डेटा पॉइंट्स आपको ख़राब लगने लगेंगे, लेकिन अभी तो मार्केट सेलिब्रेट कर रहा है। और एशियन पेंट्स, जो आज एक्सपेक्टेड था कि बड़े ब्रोकरेजेस अपग्रेड करेंगे यहाँ पर, तो एशियन पेंट्स पर बड़े ब्रोकरेज अपग्रेड्स आए, इस वजह से स्टॉक 4% ऊपर है। मुझे लग रहा है कि मुझे हैरानी नहीं होगी अगर दिसंबर में ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़े धीरे धीरे। और हर गिरावट पर अगर आप एशियन पेंट्स की दिसंबर की कॉल्स एक्यूमुलेट करें तो वो एक अच्छी स्ट्रैटेजी हो सकती है। फिसड्डी स्टॉक्स, एस्ट्रल, आई थिंक एस्ट्रल और सुप्रीम दोनों काफ़ी वीक रहे हैं, चार्ट पर काफ़ी कमज़ोर है एस्ट्रल, और ये आई थिंक इसके नंबर्स में भी कुछ खास नहीं था। इटर्नल तो जब से नंबर आए हैं उसके बाद से स्टॉक लगातार वन वे गिरा है, आपको याद है 350 से जो गिरना शुरू हुआ है उसके बाद से अब ये आज 300 ब्रेक करने की तैयारी कर रहा है, तो यहाँ पर थोड़ी सी वीकनेस है। अब मैं आता हूँ आपके सवाल पर कि अगर किस तरीके के स्टॉक्स में पार्टिसिपेट करना है, तो एक तो जहाँ पर आपको लग रहा है कि अर्निंग्स का पॉजिटिव सरप्राइज आ सकता है, दूसरा मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा अपना झुकाव ना आईटी और फार्मा पर रखें आप। वो इसलिए क्योंकि मेरा ये मानना है कि अब जो यूएस शटडाउन ख़त्म हुआ है और जिस तरीके की अब ट्रेड डील की भी बात हो रही है, आईटी और फार्मा फ्लेवर में रहेगा। इसके अलावा बाकी ट्रेड डील से जुड़े हुए स्टॉक्स जैसे कि भारत फोर्ज है, मदसन है, या फिर वो सोना BLW है, एक आध टेक्सटाइल स्टॉक्स, ये स्टॉक्स मुझे लग रहा है कि थोड़े से अब आप इन पर आप चाहें तो थोड़ा सा फोकस कर सकते हैं। आई थिंक प्योरली बिहार इलेक्शन से रिलेटेड स्टॉक्स वो प्ले आउट हो चुके हैं, वो वाला मूव प्ले आउट हो चुका है। अब आपको अगला मूव यहाँ देखना है किस तरीके के स्टॉक्स पर आप फोकस कर सकते हैं। क्रूड में अगर और गिरावट आई तो मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी और आप ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज बाकी स्टॉक पे फोकस कर सकते हैं। लेकिन मेरी नंबर 1 चॉइस इस समय अगर यहाँ पर होगी ना श्रेया, वो होगी आईटी और फार्मा, ये 2 सेक्टर्स होंगे, आईटी और फार्मा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं शो में। बिल्कुल, अब आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले ट्रेंडिंग स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। हालांकि मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल हुआ है लेकिन अच्छी तेज़ी अभी भी इंटैक्ट है। तो शुरुआत करते हैं तेज़ी की ट्रेंडिंग स्टॉक्स का। कौन कौन से स्टॉक्स में आज खरीदारी होती हुई दिखी? एशियन पेंट्स लगातार चर्चा हो रही थी, काफ़ी अच्छे नतीजे, ब्रोकरेज बुलिश 4% अप। हिंडाल्को 2% ज़्यादा की तेज़ी यहाँ पर, पूरा मेटल स्पेस फोकस में। ऐसी बैंक शानदार रैली पिछले कुछ सत्रों से दिखा रहा है, अपनी वीक पर हाई पे खड़ा है, 2% अप। इंटेक ग्लोब एविएशन पूरा क्रूड थीम प्ले आउट होता हुआ करीब 2% अप। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट अभी चर्चा हो रही थी 6%, इनफैक्ट 7% अप। अशोक लेलैंड अगेन नंबर्स अच्छे, मैनेजमेंट की कमेंट्री काफ़ी, स्टॉक 5%। एंजल वन पूरा कैपिटल मार्केट स्टॉक्स फोकस में तो 1.5% ये चढ़ गया। हिंद जिंक में भी 2.5% ज़्यादा की खरीदारी होती हुई नज़र आ रही है अभी तक। लेकिन बैकफुट पर इटर्नल फिसड्डी में इसको शामिल किया गया, काफ़ी गिरावट
3%। टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल यहाँ पर 1.5% के करीब गिरावट आफ्टर डिब्यू। ओएनजीसी देखिए क्रूड जब नरम होता तो यहाँ पर नेगेटिव इम्पैक्ट करीब 1.5% नीचे, और श्रीराम फाइनेंस में भी लगभग 1% के करीब आपको गिरावट देखने को मिलेगी। इसके अलावा एस्ट्रल चार्ट्स पर भी कमजोर था। सुप्रीम इंडस्ट्रीज 2% ज़्यादा गिरावट। हिताची एनर्जी और सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसीजन में भी मुनाफा वसूली देखने को मिली। आगे बढ़ते हैं और कार्यक्रम का क्रम समझाते हैं आपको। और फंडामेंटल राजनीति के लिए हमारे साथ होंगे आज जेएम फाइनेंशियल के आशीष चतुर्मोता जी, टेक्निकल कॉल्स लेंगे हम प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, सच्चिदानंद तेकर, सोमिल मेहता, रुचिर जैन और अरुण कुमार मंत्री जी से। 2:15 पर आशीष चतुर्वेदी बताएंगे आपको अशोक लीलैंड का शेयर क्यों भागा। 2:20 पर इतनी मोता बताएंगे कि एशियन पेंट्स क्यों चल रहा है। 2:30 बजे सांतिया गौरा बताएंगे आपको इंडसइंड बैंक के लिए क्या है राहत की खबर। 2:40 पर इतनी मोता टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल के नतीजों का अनुमान लेकर आएंगे और मैरिको का प्रीव्यू करेंगे मंगलम मालू। साथ ही आशीष चतुर्वेदी सीमेंस का अनुमान बताएंगे और कंचन ग्लेनमार्क फार्मा का प्रीव्यू देंगी। 2:50 पर आशीष चतुर्वेदी से जानेंगे प्रमोटर्स के निकलने से शेयर क्यों गिर रहे हैं। 2:55 पर मार्केट बिग वॉइस में हमारे साथ जुड़ेंगे मार्केट एक्सपर्ट मेहरबून ईरानी। 3:05 पर यतिन मोता से जानेंगे डीलिंग रूम चेक। 3:10 पर अनुज से कल के लिए स्ट्रैटेजी। 3:15 पर BTST STBT कॉल्स। चलिए हमारा पैनल तैयार है और शो की शुरुआत करते हैं इस समय की टॉप ट्रेड्स के साथ। गुड आफ्टरनून आप सभी को। गावा सर क्या ट्रेड ले रहे हैं इस समय? बाय द वे निफ्टी रेड में आया। गावा सर इस समय का ट्रेड। गुड आफ्टरनून टू यू। आई थिंक इस समय मुझे पसंद है इस वक्त वो है सीजी पावर। गुड आफ्टरनून टू यू। ट्रेड कर रहा है 746, टाइट स्टॉप है, बहुत ही टाइट। वो करीब रहेगा 742 का, 4 रुपए का। टारगेट ऑन द अपसाइड 755 टू 760, ये एक जोन है, वहां तक जाने की संभावना है। सीजी पावर। ओके, सीजी पावर 746 पे आपका एक बाय कॉल है। मानस जी के पास चलते हैं। मानस जी गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। तो देखिए पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट में खरीदारी करनी है। स्टॉक ने 10-22 मूविंग एवरेज को रिगेन किया है काफी बढ़िया वॉल्यूम्स के साथ। तो 549 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट में और 595 के टारगेट सेट करेंगे। ये कैश लेवल्स हैं। चाहे तो ऑप्शन ट्रेड ले ले। 560 वाला कॉल ऑप्शन 28 रुपए पे ट्रेड हो रहा है। उसमें आपको 18 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है। 50 रुपए के टारगेट सेट करने हैं और डिस्क्लोजर है कि इसके ऑप्शन में हमने रिकमेंडेशन अपने क्लाइंट्स को भी दिया हुआ है। ओके, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट चर्चा हो रही थी, अच्छा लग रहा है मनोज जी को खरीदारी के राय इन लेवल्स पर भी। सचिन जी गुड आफ्टरनून, बताइए आपकी पिक किस वक्त की? गुड आफ्टरनून श्रेया, गुड आफ्टरनून रुचि, गुड आफ्टरनून वीरू जी, गुड आफ्टरनून टू ऑल द पैनलिस्ट। यहाँ पर सुबह भी हमने एक सेल रिकमेंडेशन दी थी टाटा मोटर्स में। मुझे लग रहा है ऑटो में कहीं जाकर थोड़ा सा सिलेक्टिव होना पड़ेगा। वहां पर मुझे लग रहा है अभी एमएनएम में भी जिस तरीके से पिछले 6 दिनों की तेजी के बाद एक स्पिनिंग टॉप काइंड ऑफ फॉर्मेशन हुआ था, वो फॉर्मेशन का कंफर्मेशन आया है। थोड़ा सा एक करेक्शन इस पर्टिकुलर स्टॉक में ड्यू था, वो करेक्शन मुझे लग रहा है अभी अनफोल्ड हो रहा है। तो यहाँ पर फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस एमएनएम के फ्यूचर्स में करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको 3740 पे लगाना है फिलहाल ऑन क्लोजिंग बेसिस, एंड हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में लगभग अराउंड 3640 तक का एक ड्रॉप नजर आए। तो यहाँ पर फ्रेश शॉर्ट रिकमेंडेशन ना एमएनएम के फ्यूचर में 3740 के स्टॉप लॉस के साथ 3640 के टारगेट के लिए। ओके, महिंद्रा एंड महिंद्रा यहाँ पर आप एक ट्रेड ले सकते हैं अब इस समय पर। यहाँ पर सेल का ट्रेड है, ध्यान रखिएगा। स्टॉप लॉस 3740 का, टारगेट 3640 के रहेंगे। यहाँ पर आशीष चतुर्मोता के पास चलते हैं। आशीष गुड आफ्टरनून। आशीष बताइए आपकी ट्रेड क्या रहेगी इस समय की, या आपकी इस समय की इन्वेस्टमेंट पिक क्या रहेगी? जी बिल्कुल अनुज, तो गुड आफ्टरनून। देखिए मुझे जो थीम पसंद है वो एविएशन स्पेस से होगा और स्टॉक होगा इंडिगो। इंडिगो के अंदर में ये क्वार्टर में जो नंबर्स आए उसमें हमने देखा कि एक बड़ा जो एक एक्सचेंज करेंसी एक्सचेंज के लॉसेस दिख रहे हैं, बट जो लॉन्ग टर्म टेलविंड है इस सेक्टर की वो बहुत ही जबरदस्त है। और खास तौर पर इंडिगो की जो कि इस समय पे करीब करीब 262 फ्लीट्स के साथ ऑपरेट कर रहा है और मोटा मोटी इन्होंने करीब 500 नए एयरक्राफ्ट्स का ऑर्डर दिया है। मार्केट में ऑलमोस्ट इनका जो मार्केट शेयर है वो क्लोज टू 62% है। लो कॉस्ट करियर के तौर पे जाने जाते हैं और कुछ नए जो अपॉर्चुनिटी है इसके अंदर में भी अब थोड़ा सा प्रीमियम सेगमेंट पे भी
फोकस करने की एक जो बात है वो कंपनी ने शुरू की है। तो हमें लगता है कि जो लॉन्ग टर्म टेलविंड है इस स्पेस की वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉमिसिंग है, और खास तौर पे इंडियन मार्केट जो कि करीब करीब एयरपोर्ट्स के मामले में आप देखेंगे तो अभी मोटा मोटी हमारे यहाँ 140 एयरपोर्ट्स है जो इवेंचुअली जाके 220 के नंबर पे जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो इसकी वजह से एयर ट्रैफिक जो है वो डबल होने की तैयारी कर रहा है, और हमें लगता है 51 करोड़ पैसेंजर्स बाय 2030 तक एक एस्टिमेटेड नंबर है ये एयर ट्रैफिक होगा। तो इसको देखते हुए लगता है इंडिगो टॉप पिक रहेगी। सपोर्ट और अगर से मैं देखूं टेक्निकल सपोर्ट के लेवल पे तो 5650 पे स्टॉक ने बहुत बढ़िया लॉन्ग टर्म बेस बनाया है, और ये बेस होल्ड करता है तो 6600 तक की एक मीडियम टर्म अपसाइड मुझे लगता है इंडिगो के स्टॉक में देखने को नजर आ सकती है। इंटेग्रो एविएशन लंबी छुट्टी से आते साथ आशीष चतुर्मुता जी ने गजब कॉल दी इंटेग्रो एविएशन पे, पूरा एविएशन पर डाला है ना। अच्छी बात है, स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है। सोमिल, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड इस वक्त का? गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मेरा ट्रेड होगा लॉरस लैब पे। लॉरस लैब में आवरली चार्ट्स पर एक ट्रायंगल पैटर्न बना है जो ऊपर की तरफ टूटा है। आज के दिन में एक पॉजिटिव मोमेंटम है, टेकिंग सपोर्टेड 9 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। बहुत अच्छा सेटअप है, मुझे लगता है इन द वेरी शॉर्ट टर्म एक बहुत अच्छी रैली हो सकती है। ऑलरेडी एक अप ट्रेंड में है मीडियम टर्म में, लेकिन इन द शॉर्ट टर्म एक स्टॉप लॉस रखेंगे 975 पर, और टारगेट होगा 1060। ओके 1060 तक के टारगेट एक्सपेक्टेड है लॉरस लैब में, और अभी तक सिर्फ एक सेल कॉल, मैक्सिमम बाई कॉल है। अरुण कुमार मंत्री जी, गुड आफ्टरनून, आप किस साइड है, सेल या बाय? श्रेया जी गुड आफ्टरनून एंड गुड आफ्टरनून सभी को। श्रेया जी अगेन मुझे लग रहा है मोमेंटम कुछ सेक्टर्स में काफी अच्छा है, तो डिविस लैब में खरीदारी की सलाह रहेगी। काफी अच्छा ओपन इंटरेस्ट में एडिशन देखने को मिल रहा है, तो 6590 6600 के आसपास बाई करने की सलाह रहेगी। 6532 का स्टॉप लॉस रहेगा, और 6732 वहां तक के टारगेट्स डिविस लैब में आ सकते हैं। ओवरऑल फार्मा स्टॉक्स में मोमेंटम है, तो मुझे लग रहा है डिविस लैब में मोमेंटम कैरी आउट होना चाहिए, और 6720 तक के टारगेट्स में देखने को मिल सकता है। ओके डिविस लैब फार्मा स्पेस से ये अच्छा लग रहा है। अरुण कुमार मंत्री जी को फटाफट से आपकी स्क्रीन पर रख देते सभी कॉल्स ताकि आप जॉट डाउन कर पाएं। गाबासन ने सीजी पार में दाव लगाया, खरीदारी की राय उनकी तरफ से 760 तक के टारगेट देख रहे हो, 752 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए आप। मानस जी पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट उनको पसंद आ रहा है, बाई की कॉल, और 50 तक के टारगेट स्टॉप लॉस याद रखिएगा। 560 का कॉल ऑप्शन है उनके लिए, और कैश में आप 595 तक के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 549 का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। सचिन जी ने पिक किया महिंद्रा एंड महिंद्रा, यहाँ पे बिकवाली की राय उनकी तरफ से, और 3640 तक के नीचे के टारगेट एक्सपेक्टेड हैं। 3740 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। इसके अलावा सोमिल जी ने लॉरस लैब चुना है, यहाँ पर खरीदारी की राय उनकी तरफ से, और साथ ही 1060 तक के टारगेट, 975 स्टॉप लॉस। और अरुण कुमार मंत्री जी ने डिविस लैब पर दाव लगाया है, वो अच्छा लग रहा है उनको ये स्टॉक। 6732 तक के टारगेट, 6532 का स्टॉप लॉस। और आशीष चतुर्मुता जी ने इंडिगो चुना है, इंटरग्लोब एविएशन, खरीदारी की राय 6600 तक के टारगेट वो देख रहे हैं। इंटरग्लोब एविएशन में काफ़ी पॉजिटिव रिपोर्ट भी आई थी सुबह सुबह, तो फिलहाल ये अपडेट आपके लिए। मार्केट फिलहाल अगर आप निफ्टी की बात करें तो निफ्टी फ्लैट अभी मात्र 40 अंक ऊपर आपको कारोबार करता हुआ नज़र आएगा। आईटी में भी थोड़ी सी गिरावट फिलहाल देखने को मिल रही है, लेकिन कुछ काउंटर्स जो अभी भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं वो देख रही थी मैं एक बार। आईसीआईसीआई बैंक रखी, बैंकिंग स्पेस में अच्छा परफॉर्म किया, और आईसीआईसीआई बैंक शुरुआत से ही परफॉर्म करता हुआ गेनर्स में शुमार है। आईसीआईसीआई बैंक अगर कैरी करना हो सचिन जी तो कैरी किया जाए? श्रेया, यहाँ पर सुबह भी हमने बात की थी कि जिस तरीके से बैंक्स यहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं, रिलेटिव स्ट्रेंथ यहाँ पर शानदार रही है, एंड जिस इंटेंसिटी से इसने वापस अपने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को रिकॉन्कर किया है, तो मुझे लग रहा है डेफिनेटली जो यहाँ पर मोमेंटम मिला है वो मोमेंटम थोड़ा सा और स्ट्रेच हो सकता है। एक नियर टर्म हर्डल इमीडिएटली स्टॉक में लगभग अराउंड 1440 के आसपास प्लेस्ड है। आई थिंक उसके पहले तो यहाँ पर मुनाफा वसूली नहीं करनी चाहिए। ऑन द कॉन्ट्ररी अगर डिक्लाइंस मिलते भी है तो 1380 तक भी मुझे लग रहा है एक अच्छा डिमांड जोन है जहाँ पर खरीदारी की जा सकती है। स्टॉप लॉस आप 1366 पे लगाए एंड पोजीशंस को 1420 के नजदीक रिव्यू करें। ओके चलिए थोड़ा सा अब आगे बढ़ते हैं और आज के कुछ स्टॉक्स ऑफ द डे एड्रेस करते हैं। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग अशोक लेलैंड, कॉन्फ्रेंस कॉल हुई और पॉजिटिव लगी मार्केट को, मैनेजमेंट से बात भी हुई। आज का हीरो ऑफ द डे है आशीष के पास चलते हैं पूरी डिटेल्स के लिए। आशीष गुड आफ्टरनून।
गुड आफ्टरनून। बड़ी तेजी देखने को मिल रही है अर्निंग्स के बाद। आज 5% का मूव है, लेकिन ये स्टॉक कैसा है जो लगातार लाइफ हाइज बना रहा है। एक साल में अगर आप देखें तो 38% से ज़्यादा की तेज़ी स्टॉक में देखने को मिली, क्योंकि Q2 के नंबर्स काफ़ी बढ़िया थे। रेवेन्यू में 9%, एबिटा में 14% की बढ़त देखने को मिली। वॉल्यूम ग्रोथ 8% की रही है, 49,116 यूनिट के आसपास यहाँ पर देखने को मिली है। और रियलाइजेशंस में आप देखें तो 2% की बढ़त है, 19 लाख रुपए प्रति यूनिट का जो है रियलाइजेशन यहाँ पर देखने को मिला। लेकिन मार्केट को सबसे ज़्यादा पसंद आया इनका ईवी सेगमेंट, जहाँ पर एक ग्रोथ देख रहे हैं। और ये बता रहे कि ऑर्डर बुक काफ़ी बढ़िया है, 1650 बसों से ज़्यादा की ऑर्डर बुक है। और जो स्विच मोबिलिटी इनकी सब्सिडरी है, यहाँ पर अगर आप देखें तो Q2 में काफ़ी बढ़िया प्रदर्शन देखने को मिला। इनफैक्ट फर्स्ट हाफ में अगर आप देखें तो ये एबिटा और मुनाफा पॉजिटिव दोनों हो गई है, तो ये अपने आप में काफ़ी बड़ा है। नए लॉन्चेस की काफ़ी अच्छी तैयारी है। अब 2 नए वेरिएंट जो है 9 मीटर बसों की लॉन्च करेंगे, और साथ में FY27 में एक LCV भी लॉन्च करेंगे ईवी सेगमेंट में, तो ये अपने आप में काफ़ी बड़ा हो सकता है। कॉन्फ्रेंस कॉल में अगर आप देखें तो बड़ी बातों में से सबसे बड़ा एक ये है कि FY26 में 18,000 यूनिट एक्सपोर्ट करने का लक्ष्य है, और ये अगले 2 साल में बढ़कर 25,000 यूनिट्स, ये इनके टारगेट्स हैं। साथ में अगर आप देखें तो मिड टीन्स मार्जिन की जो गाइडेंस है ये इन्होंने दिए, तो बाजार को काफ़ी पसंद आई। अब इसके अलावा एक और नियर टर्म ट्रिगर ये भी हो सकता है कि जो हिंदुजा लेलैंड फाइनेंस है, इसकी लिस्टिंग प्रक्रिया काफ़ी तेज़ हो गई है। बाजार को बड़ा लंबे समय से इसका इंतजार था, और Q1 ऑफ FY27 इसकी लिस्टिंग यहाँ पर देखने को मिल सकती है। अब बात यह है कि स्टॉक लगातार तेजी में, लेकिन इसके बाद भी वैल्यूएशन आपको इतने महंगे नहीं नजर आएंगे, क्योंकि FY27 सिर्फ 22 टाइम्स पर चल रहा है। और इनफैक्ट अगर आप इसकी डिविडेंड यील्ड भी आगे देखेंगे FY27 में, तो ऑलमोस्ट 2.8% हो सकती है। इसी के चलते अगर आप देखें तो स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा है। बिल्कुल, स्टॉक आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आया, और डिटेल्स समझे हमने आशीष से। आशीष, शुक्रिया जानकारी के लिए। अशोक लेलैंड काफ़ी पॉजिटिव नतीजे, आशीष चतुर्वेदी जी। साथ ही अगर आप देखें तो ब्रोकर्स के भी काफ़ी रिपोर्ट अच्छे थे, मैनेजमेंट की भी पॉजिटिव कमेंट्री ने कहीं ना कहीं इसको और बूस्ट किया। आप कहाँ तक के टारगेट देख रहे हैं अशोक लेलैंड में? नहीं, बिल्कुल। तो देखिए श्रेया, मेरा ये मानना है कि ये स्टॉक बहुत लंबे समय से जो सीवी साइकिल एक कहीं ना कहीं डल थी, उसके अंदर में एक बहुत ही स्ट्रांग रिकवरी हमें देखने को मिली। और मार्केट लीडरशिप तो वैसे ही अशोक लीलैंड की थी, जहां ये सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है कमर्शियल व्हीकल का। और आप अगर से देखें तो बसेस भी ग्लोबली अगर से आप देखें तो अशोक लीलैंड इज अ 4th लार्जेस्ट प्लेयर। बट प्रॉब्लम थी ग्रोथ की, और ये प्रॉब्लम कहीं ना कहीं इस साल के नंबर में क्लियरली रिफ्लेक्ट हो रहा है कि ग्रोथ आई है, और साथ में मार्जिन में एक बहुत ही सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिला, जहां पे हम देख रहे हैं कि एक जबरदस्त पूरा साल का भी अगर से आप देखें तो मोटा मोटी ट्रेलिंग 12 मंथ पे हम देख रहे हैं एक अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है। बट इंपॉर्टेंटली जो क्वार्टरली नंबर्स आए उसके अंदर में जो ग्रोथ है वो अच्छी है, और इसको देखते हुए मुझे लगता है कि स्टॉक का जो प्राइस बिहेवियर है वो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से आपको 180 185 तक की पोटेंशियल अपसाइड आने वाले शायद 3 से 4 महीनों के अंदर में देखने को नजर आए। तो आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी पॉजिटिव रीड थ्रू। अशोक पे आपका ये टेक। इस बीच निफ्टी करीब 25,907 पे थोड़ा सा एडजस्ट कर रहा है अपने को कल के इवेंट के मद्देनजर, बट थोड़ा ट्रेड में कम लूँगा इस वक्त यहाँ पे, और एग्रेसिवली थोड़ा ट्रेड कम लेंगे। पर आशीष, आप एक बहुत अच्छी वकालत करते थे होटल स्टॉक्स पे भी। कभी आपने ITC होटल्स का जिक्र किया, कभी लेमन ट्री का जिक्र किया, फिर GST कट का पास ऑन जब हुआ तो उसके बाद आपने थोड़ा लेमन ट्री पे फोकस किया। अभी होटल्स में एक सब्सटेंशियल डिप है, इवन इंडियन होटल्स पोस्ट नंबर्स। कहाँ कहाँ आपने एवरेज आउट किया, कहाँ कहाँ पे एडिशंस और किया आपने? बिल्कुल। तो देखिए लेमन ट्री पे हम अभी भी काफ़ी पॉजिटिव है। हमारा मानना है कि जो कैपेसिटी है ये डबल करने की तैयारी कर रहे हैं। एसेट लाइट जो बिजनेस मॉडल है वो एक बहुत ही सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ टोटल रेवेन्यू होगा, मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट जो बिजनेस है, और जिसके अंदर में हमें लगता है मार्जिन प्रोफाइल में बहुत बढ़िया एक इंप्रूवमेंट देखने को नजर आएगा। अगर से हम वैल्यूएशन पैरामीटर्स पे लेमन ट्री को बाकी पेयर्स के सामने देखें तो वो तो फॉरवर्ड के मल्टीपल्स जो ईवी एबिटा के टर्म में हम देखते हैं वो भी बहुत ही रीजनेबली वेल प्लेस्ड है। तो मैं तो समझता हूँ कि ये जो डिप आई है लेमन ट्री में पोस्ट नंबर्स की, उसको मुझे लगता है कि एक अपॉर्चुनिटी बाय साइड की तौर पे हम देखते हैं। और मेरा ये मानना है कि जो 200 डे मूविंग एवरेज है विच इज क्लोज टू 148 150, ये बहुत ही बढ़िया लॉन्ग टर्म सपोर्ट के तौर पर देखा जाएगा। तो जब तक ये सपोर्ट लेवल ब्रीच नहीं होते, मैं समझता हूँ टेक्निकली दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, जहां पर पे बाय ऑन डिप्स की रणनीति लेमन ट्री में लेनी चाहिए। और जैसे हमने पहले भी लॉन्ग टर्म में हमारे जो टारगेट कहे, हमें लगता है कि ये स्टॉक जो है वो आने वाले 6 से 12 महीनों में एक अच्छी खासी अपसाइड जो है वो 220 230 तक के लेवल्स की देखने को भी नजर आ सकती है।
ओके, होटल स्पेस में लेमन ट्री होटल्स अच्छा लग रहा है। बाय ऑन टिप्स की स्ट्रैटेजी आप अपनाएं और चुनिंदा होटल स्पेस से अगर आप देखें तो स्टॉक्स परफॉर्म भी करते हुए नजर आए। आज इंडियन होटल्स में अच्छी तेज़ी थी। कुछ काउंटर्स देख रही थी मैं एफएमसीजी स्पेस से, जहां अच्छी बाइंग पिछले कुछ सत्रों से थी, लेकिन आज थोड़ा मुनाफा वसूली का शिकार हुआ। एक बार रैडिको खैतान लेकर आई है, पिछले कुछ सत्रों से अच्छा परफॉर्म करता हुआ, लेकिन आज 3% नीचे, अभी फिलहाल 3% से ज़्यादा करेक्ट होकर डीज लो के आसपास कारोबार करता हुआ नजर आएगा। रैडिको, ये कैसा लग रहा है काउंटर अरुण जी आपको? पिछले कुछ सत्रों से अच्छा परफॉर्म किया था और आज जिस तरीके से डेंट पड़ा है, क्या इसे एक एंट्री पॉइंट की तरह लिया जा सकता है या फिर वेट एंड वॉच की सलाह होगी? शेयरी थोड़ा वेट एंड वॉच करने की सलाह रहेगी। मोमेंटम काफी अभी भी पॉजिटिव है, पर स्टिल मुझे लग रहा है 3140 से 3120 वहां तक के लेवल्स एक बार आ सकते हैं। ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है, पर चूंकि पहला राउंड ऑफ करेक्शन देखने को मिल रहा है, थोड़ा एक्सटेंड हो सकता है। तो 3120 के आसपास अगर मिलता है तो वहां पे काफी अच्छा भाई रहना चाहिए। तो फिलहाल मुझे लग रहा है वेट करें, 1 से 2% का करेक्शन और आ सकता है। तो 3120 3100 आता है तो वहां पे अच्छी एंट्री हो सकती है। ओके, चलिए सेकेंड डे रनिंग निफ्टी का टॉप गेनर है एशियन पेंट्स। कल भी टॉप गेनर था, कल नंबर्स के बाद, आज ब्रोकरेज के अपग्रेड्स के बाद क्यों नहीं रुक रही एशियन पेंट्स की तेज़ी? यत्न से समझते हैं। यत्न, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और ये तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि किसने हरा रंग डाला, और जिस तरीके से स्टॉक में मोमेंटम आया है वो 3 साल का पेन भी आपको कम होता हुआ नज़र पड़ रहा है। अगर हम एशियन पेंट्स के रिटर्न्स की बात करें तो पिछले एक हफ्ते में स्टॉक 11% चला हुआ है और एक महीने में 23% का मोमेंटम। लेकिन अभी भी अगर आप 3 साल का रिटर्न देखें तो -6% है। और जब से बिरला ओपस, यानी इनके जो सबसे बड़े कॉम्पिटिटर हैं बिरला ग्रुप, इन्होंने पेंट्स बिजनेस में अनाउंसमेंट किया कि वो फोरे करेंगे, तब से लेकर अभी तक अभी भी स्टॉक फ्लैट ही है। ऐसा नहीं है कि स्टॉक ने कोई बड़ा रिटर्न दे दिया आपको 3 साल के टाइम फ्रेम में। लेकिन हाँ, पिछले एक महीने की चीज़ें इम्प्रूवमेंट की तरफ चीज़ें दिखा रही हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो क्या बदला है रिसेंटली, कुछ दिनों पहले बिरला ओपस के CEO हरगावे साहब ने रेजिग्नेशन दिया, वो ब्रिटानिया ज्वाइन कर रहे हैं। और ये अनाउंसमेंट के बाद ग्रासिम का शेयर 5-7% टूटा और एशियन पेंट के शेयर में तब से रैली हुई है 5-7% की। रिजल्ट के बाद भी एक बड़ा मोमेंटम आया काउंटर में। और अगर हम बात करें तो Q2 के नंबर्स ये एक बड़ा डिफरेंस बना रहे हैं। बिरला की बात तो अलग है, लेकिन रिजल्ट्स में अगर हम देखें तो मल्टी क्वार्टर हाई वॉल्यूम ग्रोथ आया, डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ दोनों ही डेकोरेटिव सेगमेंट और इंडस्ट्रियल पेंट सेगमेंट में आपको आता हुआ नजर पड़ा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो ब्रांड इनोवेशन और रीजनल एक्टिवेशन कंपनी ने किया है वो बहुत फायदा करता हुआ नजर पड़ रहा है। तो जो कॉम्पिटिटिव फोर्सेज हैं पिछले 2-4 क्वार्टर से जो परेशानियां हो रही हैं, अब थोड़ा बहुत रिवर्सल अब मार्केट को दिखने लगा है। और अगर हम ग्रॉस मार्जिन्स की बात करें तो इस क्वार्टर की हाईलाइट ये रही कि ग्रॉस मार्जिन्स भी कंपनी के इंप्रूव हुए वॉल्यूम ग्रोथ के साथ। ब्रोकरेजेस की बात करें तो ब्रॉडली सभी ने एक थम्स अप दिया है। जेफरीज की एक बाई कॉल आ गई है, इन्होंने टारगेट 10% से बढ़ा के लगभग 3300 रुपये कर दिया है। 3050 के टारगेट के साथ अगर हम बात करें तो HSBC भी खरीदारी की सलाह दे रहा है। हालांकि गोल्डमैन सैक्स को लगता है कि अभी भी थोड़ा समय दीजिए, शायद आने वाले क्वार्टर्स में चीज़ें रिवर्स हो, इसीलिए वो सेल का रिकमेंडेशन दे रहे हैं 2500 के टारगेट के साथ। ऑलराइट, शुक्रिया यतिन। तो ये इस समय एशियन पेंट्स पर एक एनालिसिस नंबर्स का। आशीष चतुर्वेदी, क्या भी रहेगा एशियन पेंट्स पर? अब क्लियरली इसे कहते हैं ना कि फॉर्म इज टेम्पररी, क्लास इज परमानेंट, लेकिन क्या अब इस लेवल पर फ्रेश बाइंग बनती है या फिर अब थोड़ा सा वेट एंड वॉच होगा? नहीं, मेरे हिसाब से देखिए एक अच्छी री रेटिंग अभी ऑफलेट हुई, जहां पे स्टॉक 2200-2300 से ऑलमोस्ट 2900 की ट्रैजेक्टरी पे आया है। मुझे लगता है कि एक बार के लिए शायद यहाँ पर भी थोड़ा कंसोलिडेशन है, प्रॉफिट बुकिंग आए, तो करंट लेवल्स पे तो मैं नहीं समझता कि फ्रेश एंट्री बनती है। बट थोड़ा सा डिप में अगर से स्टॉक मे बी 2550 2600 के जोन पे मिले तो एक अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी वहां बनेगी। बट मैं अभी भी समझता हूँ कि एशियन पेंट इज मोर ऑफ नाउ एज अ ट्रेडिंग बेट, जहां पर आपको 10-12-15% की रैली पे इसमें एक प्रॉफिट बुकिंग भी करनी होगी। तो मुझे स्ट्रक्चरली अभी मुझे लगता है कि जिस तरह से कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी है उसको देखते हुए मुझे लगता है कि थोड़ा सा मैं एक लॉन्ग टर्म अप्रोच लेने में अभी भी हमें एक हिचकिचाहट यहाँ पर बनी रहेगी। ओके, लॉन्ग टर्म अप्रोच लेने में अभी भी एशियन पेंट्स को लेकर थोड़ा कॉशियस व्यू है आशीष चतुर्वेदी जी का। चलिए अब टॉप कैश कॉल का वक्त हो रहा है। गावस्कर हैं, सोमिल जी हैं, अरुण कुमार मंत्री जी हैं कैश कॉल के लिए। गावस्कर बताइए, टॉप कैश कॉल के लिए कौन सा काउंटर आया? गुड आफ्टरनून टू यू श्रेया। स्टॉक का नाम है स्टार। स्टार मतलब स्ट्राइड्स आर्कलावे, STAR।
अब ट्रेड कर रहा है 965 966 के आसपास। आज का मूव बहुत ही बढ़िया है, 5-6 करेक्शन के दिन के करेक्शन के बाद वापस मिला है। ट्रेड करना है 950 का, करीब 15 रुपए का। मेरे ख्याल से टारगेट 1000 और 1025 ये पॉसिबिलिटी है। स्ट्राइड सर्कुलर स्ट्राइड्स फार्मा हो गया अब इसका नाम, पहले स्ट्राइड्स आर्कोलैब था लेकिन अब स्ट्राइड्स फार्मा। लेकिन यहाँ पर एक बाय ट्रेड गाबा सर की तरफ से। सोमेल, आपने क्या पिक किया? मैंने पिक किया है करूर वैश्य बैंक। ये ऑलरेडी एक अप ट्रेंड में है। अभी लास्ट 2 हफ्तों से एक ट्रायंगल पैटर्न बन रहा था, वो ऑलरेडी आज ऊपर की तरफ टूटा है। गुड पॉजिटिव मोमेंटम। छोटा सा स्टॉप लॉस है 243 का। ऊपर में बहुत अच्छे टारगेट्स हैं, लेकिन इन द वेरी शॉर्ट टर्म 275 का टारगेट रखेंगे। ओके, करूर वैश्य बैंक 252 पे बाय कॉल। अरुण जी, आपका ट्रेड? वीरेंद्र जी, मुझे लग रहा है अरविंद लिमिटेड में एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। 341 के ऊपर काफी दिनों के बाद स्टॉक निकला है, तो अरविंद में बाय करने की सलाह रहेगी। 346 के आसपास बाय करें। स्टॉप लॉस 341 का रहेगा और 362 तक के टारगेट्स पोजिशनली इसमें आ सकते हैं, तो अरविंद को करंट लेवल पे खरीदारी करके चल सकते हैं। ओके, मीनवाइल मार्केट में वो जो इंट्राडे में करेक्शन आई, देखिए कितनी तेज़ी से उसमें बाइंग आ गई। जब हमने शो की शुरुआत की थी, हम निफ्टी पर रेड में आए थे श्रेया, लेकिन वहाँ से फिर बाइंग आ गई। ये आपको बता रहा है मार्केट का इस समय का टेक्सचर क्या है और किस तरीके से शानदार मोमेंटम इस समय। आज का सरप्राइज पैकेट रहा IGL। हालांकि एक IGL में ये व्यू भी था कि क्योंकि जो ये नंबर बैकवर्ड लुकिंग है और अब आगे मार्केट वो जो डिस्कशन पेपर आया है APM गैस को लेकर, अगर उस पर फोकस करें तो वहाँ पर भी आप अच्छी एक रैली देख रहे हैं। और कहाँ पर अच्छे मूव्स आ रहे हैं, ये वोल्टास और PG इलेक्ट्रोप्लास्ट दोनों के नंबर्स अभी हम अवेट ही कर रहे हैं। लेकिन अच्छा, ये आशीष, PG इलेक्ट्रोप्लास्ट ये है क्या आपके पोर्टफोलियो में? अगर नहीं है तो स्टॉक पर कोई व्यू? तो देखिए, मेरे साथ अभी तो हम जो पोजीशन है वो हमारी इस स्टॉक में नहीं है, पर हमें लगता है कि ये जो लेवल है ये अट्रैक्टिव लेवल है, क्योंकि इस स्टॉक में हमने काफ़ी लंबे समय तक पोजीशन बनाई रखी और काफ़ी अच्छे गेन्स भी स्टॉक में बने। बट उसके बाद एक डिसअपॉइंटिंग क्वार्टर्स आए और वहाँ पर पे सेल ऑफ आया। पर मुझे अब लगता है कि शायद स्टॉक अपने एक बॉटम या बेस के आसपास है इन टर्म्स ऑफ अर्निंग, और ये अर्निंग मुझे लगता है कि पॉजिटिवली सरप्राइज करती हुई नजर आएगी, क्योंकि चैनल इन्वेंट्री काफ़ी ज़्यादा थी और ये जैसी मेरे हिसाब से जो चैनल इन्वेंट्री क्लियर होती हुई नजर आएगी तो आप इसका पॉजिटिव रब ऑफ इफेक्ट ना सिर्फ PG इलेक्ट्रोप्लास्ट पर एम्बर और वोल्टास जैसे स्टॉक में भी देखेंगे। तो मेरा मानना है कि PG इलेक्ट्रोप्लास्ट में यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है लॉन्ग साइड पे, और मैं समझता हूँ 650 630 तक की पोटेंशियल अपसाइड भी इस स्टॉक में देखने को नजर आ सकती है। ओके, पोटेंशियल देखने को मिल सकता है आगे भी PG इलेक्ट्रोप्लास्ट पे। इन स्तरों पर भी बाई के फिलहाल रिकमेंडेशन आशीष चतुर्मुता जी की तरफ से। आगे बढ़ते हैं और इंडसइंड बैंक की बात करते हैं। देखिए, इंडसइंड बैंक करीब 0.5% ज़्यादा की तेज़ी के साथ आपको कारोबार करता हुआ नजर आएगा आज के सेशन में। और ख़बर ये थी कि 1950 करोड़ गड़बड़ी मामले में इंडसइंड बैंक को बड़ी राहत मिलती दिख रही है। CNBC TV 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक EOW के मुताबिक ये सिर्फ एक अकाउंटिंग एरर है। और ज़्यादा डिटेल्स के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं मेरे सहयोगी सांत्या गोरा। सांत्या, हाय, गुड आफ्टरनून। बताइए, इंडसइंड बैंक को लेकर जो बड़ी खबर आई वो क्या है? जी देखिए, मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा यानी कि EOW विंग एक इंक्वायरी कर रही थी। इंडसइंड बैंक के जो डेरिवेटिव्स पोर्टफोलियो थे उसमें 1950 करोड़ रुपए की एक डिस्क्रिपेंसी पाई गई थी। मामला कुछ महीने पहले आया था, जिसकी वजह से बैंक के स्टॉक में गिरावट आई थी। उसके बाद बैंक की तरफ से एक कंप्लेन गई थी EOW को, और EOW ने अपनी प्रीलिमिनरी इंक्वायरी शुरू कर दी थी। इसमें प्रीलिमिनरी इंक्वायरी यानी कि PE FIR से पहले का कदम होता है, एक स्टेप होता है, और अगर उसमें सबूत मिलते हैं तभी FIR की जाती है। अब EOW ने CNBC TV 18 को बताया है कि उन्होंने अब तक जो जांच की है उसमें ये सामने आया है कि बैंक के भूतपूर्व टॉप एग्जीक्यूटिव्स के खिलाफ कोई क्रिमिनल कॉन्डक्ट के सबूत नहीं है, और इस पूरे मामले में साइफनिंग ऑफ फंड्स के भी कोई सबूत नहीं मिले हैं EOW को। EOW ने CNBC TV 18 को बताया कि उन्होंने RBI को एक चिट्ठी लिखी है जिसमें कुछ क्लैरिफिकेशंस उन्हें चाहिए थे, कुछ एक पॉइंट्स पे, कुछ एक बिंदुओं पे। जैसे ही वो क्लैरिफिकेशंस आ जाएंगे वो इस PE को कंक्लूड कर देंगे, और अभी के लिए EOW इस मामले में कोई और जांच नहीं कर रही।
पिछले ही महीने CNBC TV 18 ने इस चीज़ को रिपोर्ट किया था कि जो 1950 करोड़ की ये जो राशि है, EOW की जांच में ये सामने आया है कि ये राशि पूरी तरह से क्लीन है। यहाँ कोई क्रिमिनल कॉन्डक्ट नहीं हुआ था, कोई आपराधिक एंगल नहीं था यहाँ पे, और साइफनिंग ऑफ फंड्स भी नहीं हुई थे, क्योंकि बैंक के दो अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग अकाउंटिंग मेथड्स को यानी तरीकों को इस्तेमाल कर रहे थे, इसलिए ये डिस्क्रिपेंसी सामने आई थी और ये महज सिर्फ एक अकाउंटिंग एरर ही था। उसके अलावा EOW एक और एंट्री की जांच कर रही थी 258 करोड़ रुपए की। अब EOW के सूत्रों ने CNBC TV 18 को बताया कि यह जो एंट्री है ये भी पूरी तरह से क्लीन है, कोई क्रिमिनल कॉन्डक्ट का एंगल नहीं है, कोई साइफनिंग ऑफ फंड्स का एंगल भी नहीं है। जैसे ही RBI को जो चिट्ठी लिखी है EOW ने, उसका जवाब आ जाएगा, PE को कंक्लूड कर दिया जाएगा। और सूत्रों ने CNBC TV 18 को बताया कि अब तक की जांच के मुताबिक अभी के लिए EOW के पास ऐसा कोई सबूत नहीं है जो कि किसी भी तरह की FIR का बेस बने, तो PE जल्द ही कंक्लूड होने की यहाँ पे संभावना जताई जा रही है बिना किसी FIR के। अगर कैप डाउन हो इस नंबर की वजह से तो बाइंग अपॉर्चुनिटी है। वैल्यूएशन कंफर्ट है, 700 के नीचे स्टॉक में मुझे मंदी नहीं दिखती है। अभी नई मैनेजमेंट आई है, वो किचन सिंकिंग कर रही है। हमेशा नई मैनेजमेंट आके कहती है कि जो पुराना कचरा है ना, उसको हम एक बार के लिए फेंक रहे हैं बाहर। तो वो हमेशा 1-2 क्वार्टर वीक रहते हैं जब भी कोई नई मैनेजमेंट आती है। अगर आप थोड़ा सा एक लॉन्ग टर्म का व्यू लेते हैं तो मेरे ख्याल से 700 से ज़्यादा नीचे डिक्लाइन नहीं है। अपसाइड में ये मुझे लग रहा है कि 1000-1200 भी आ सकता है। इंडसइंड बैंक भी इसी फैक्टर की वजह से मुझे लग रहा है कि एक पॉजिटिव फैक्टर है यहाँ पर, क्योंकि ये आइडिया के सबसे बड़े बैंकर्स में से एक है। 3200 करोड़ का एक्सपोजर है, काफ़ी कुछ ये ऑलरेडी प्रोविजन कर चुके हैं। तो अब अगर ये कंपनी सर्वाइव करती है, NPA नहीं बनती है, तो हो सकता है वो राइट बैक भी हो। बड़ी खबर है इंडसइंड बैंक के लिए। EOW का ये मानना है कि इसमें फ्रॉड नहीं है, इसमें एक जेन्युइन अकाउंटिंग एरर है, और यही बात हम लगातार कर रहे हैं। रिजल्ट्स के अगले दिन सुबह बातचीत हुई कि नंबर्स खराब हैं पर ये स्टॉक गिरेगा नहीं, इनफैक्ट ये स्टॉक पे हम ग्रीन जा रहे हैं। तब से लेकर अब तक देखिए इंडसइंड बैंक क्या मैसिव आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू करता हुआ। तो ये देखिए इंडसइंड बैंक पे क्या अप्रोच ली गई थी इस मंच पर। इट्स 867। अनुज, एक समय था कि कुछ इसका मूल्यांकन तो नहीं, कुछ इसको अगर आप देखें एक रेप्लिका ऑफ यस बैंक का दर्जा दिया था, लेकिन सही मायने में हमने जो अप्रोच ली थी, बात की थी इस पर। अब फाइनली अनुज, आपको याद होगा कुछ दिन पहले खबर आ रही थी कि जो इनके पूरे एम्प्लॉय हैं, जो उनका इमोल्यूमेंट्स थे, जिसमें उसमें कुछ ऐसे भी अंश थे जो कि परफॉर्मेंस बेस्ड थे, उस शायद वापस लिया जाएगा। लेकिन फाइनली ये कितना बड़ा रिलीफ है, और अब इंडसइंड बैंक की रिकवरी किस तरफ जा रही है? देखिए वीरू, इसमें कोई डाउट नहीं है कि इंडसइंड बैंक एक टाइम पे काफ़ी शानदार बैंक था। एक समय पे इसको HDFC बैंक वाली वैल्यूएशन मिलती थी। उसके बाद हमने देखा इसकी एसेट क्वालिटी में इश्यूज़ आए, उसके बाद लगातार 1 वे डी रेटिंग हुई इसमें। उसके बाद कोविड के टाइम पे वो येस बैंक वाला मामला पूरा बाहर निकल कर आया। उस समय के बाद थोड़ा सा इंडसइंड बैंक पर भी प्रेशर आया था, और उसके बाद ये वाली जो आप बड़ी फॉल देख रहे हैं ना, ये बड़ी वाली फॉल थी तब जब वो बैंक का नेटवर्थ, उन्होंने कहा था कि 2% की हिट होगी। नेटवर्थ पे 2% के हिट पर स्टॉक आपका गिर गया था, 1000 वाला 600 आ गया था, 40% गिर गया था। ये स्टॉक मार्केट में ना एक तरीके के कुछ मौके होते हैं, क्योंकि उस समय सेंटिमेंट इतना ख़राब हो जाता है कि आव देखा ना ताव, लोगों ने बस बेचना शुरू कर दिया। वैसे 600 पे बहुत स्मार्ट लोगों ने बाइंग भी की थी, लेकिन इसमें इशू क्या था? इसमें इशू ये था कि बहुत लोगों का ये मानना है कि अब अगर RBI इन्वॉल्व हो गया है तो केयरफुल रहें, वो बात बिल्कुल सही है। लेकिन मामला यहाँ पर, जैसा कि अब अगर EOW की भी बात माने तो मामला यहाँ पर फ्रॉड का नहीं था, मामला यहाँ पर फंड साइफनिंग ऑफ का नहीं था, मामला यहाँ पर कुछ और था। मामला यहाँ पर कुछ अकाउंटिंग एरर, कुछ रॉन्ग डिसीजंस, कुछ गलत सॉर्ट ऑफ बिजनेस डिसीजंस, इसका था। उसमें फ़र्क होता है दोनों में, और उस वजह से क्योंकि एक प्राइवेट बैंक ऑलमोस्ट PSU बैंक से भी लोअर वैल्यूएशन पर मिल रहा था, तो थोड़ी सी यहाँ पर बाइंग आई। मेरा अभी भी यही मानना है कि अब अंडर न्यू मैनेजमेंट, और राजीव आनंद जो बहुत ही हाईली रिस्पेक्टेड हैं, और देखिए राजीव आनंद ने अगर ये पोजीशन एक्सेप्ट की है तो उन्होंने भी कुछ ना कुछ तो पढ़ा होगा बैंक में। तो मेरा ये मानना है कि धीरे धीरे इसमें ना आगे वो री रेटिंग होती रहेगी, और वो जिन लेवल से ये गिरा था, मुझे लग रहा है वापस उन लेवल्स की तरफ, 1000-1100 की तरफ धीरे धीरे ये स्टॉक शायद अब वापस बढ़ेगा। बिरो
इंडसइंड बैंक आपकी स्क्रीन पर, और क्या 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 मूव दिया है इसने, और एक बार स्क्रीन पर लिखाइएगा। इट्स 868, हालांकि भी इंट्राडे बेसिस पे थोड़ा सा पूरे बाजार के साथ प्रॉफिट टेकिंग है, बट आशीष चतुर्मोता जी, आपका भी क्या व्यू है इंडसइंड बैंक में? क्या आपके पीएमएस में इसका स्पेस है, या फिर अब थोड़ा सा कंस्ट्रक्टिव व्यू रखेंगे क्या आप इस पर? तो देखिए, वैल्यूएशन की कंफर्ट काफ़ी अच्छी है वीरेंद्र। अगर से आप फॉरवर्ड पे देखें तो बिलो 1 टाइम प्राइस टू बुक पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, और जो कंसर्न्स थे नए मैनेजमेंट के आने की वजह से, वो जैसे अनुज ने भी बहुत ही बखूबी इसको एक्सप्लेन किया, और पहले भी इसकी एक बार चर्चा हुई, तो यही थी कि रिस्क रिवॉर्ड जो है वो बिलो 1 टाइम या 0.6 0.7 टाइम पे जब ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था, तो ये प्राइवेट बैंक में इस तरह के, एक लार्ज बैंक इस तरह के वैल्यूएशन पे जनरली ट्रेड नहीं करता, पर जो अनसर्टेनिटीज थी उसके चलते ये डिप आई, और जैसे नया मैनेजमेंट आए और तो ऑब्वियसली काफ़ी चीज़ें बाहर आती है, और वो प्राइस में कहीं ना कहीं डिस्काउंट हो जाती है। तो इस समय में हमारा ये मानना है कि डेफिनेटली एक प्राइवेट बैंक को 1.3 से 1.4 टाइम प्राइस टू बुक का वैल्यूएशन मिलना चाहिए, और उसको देख के तो इस स्टॉक में एक अच्छी री रेटिंग करेंट लेवल्स पर देखने को मिल सकती है। और इन जनरल हम बैंक्स पे काफ़ी कंस्ट्रक्टिव है, इनफैक्ट ओवरवेट पोजीशन हमारी पूरे बैंक्स पे, क्योंकि हमारा ये मानना है कि जिस तरह से सीआरआर कट हुआ है उसको देखते हुए कहीं ना कहीं लोन ग्रोथ का जो मोमेंटम है वो काफ़ी स्ट्रांग होने वाला है, और डोमेस्टिक फोकस जो इकोनॉमी को बढ़ावा देने की बात चल रही है, उससे क्रेडिट ग्रोथ काफ़ी पॉजिटिव रहेगा, जो ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर के लिए काफ़ी पॉजिटिव रह सकता है। ओके, चलिए चार का चौका की शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा इस समय जल्दी ले रहे हैं हम चार का चौका आज नॉर्मल टाइम से। मानस जी के पास चलेंगे सस्ता ऑप्शन के लिए, सौमिल के पास चलेंगे एफएनओ सुपरस्टार के लिए, रुचित जुड़ेंगे हमारे साथ चार्ट का चमत्कार के लिए, और आशीष चतुर्मोता है हमारे साथ मिड कैप फंडा के लिए। मानस जी, आपका सस्ता ऑप्शन? देखिए, सस्ता ऑप्शन के लिए अशोक लेलैंड के ऑप्शन में खरीदारी करने की राय रहेगी। मॉर्निंग में 145 के कॉल ऑप्शन का रिकमेंडेशन दिया था, उसके टारगेट ऑलमोस्ट अचीव हो चुके हैं। अब मेरा समझना है कि 150 वाला कॉल ऑप्शन भी अशोक लेलैंड का लिया जा सकता है। प्राइस करीब चल रहे हैं 150 वाले कॉल ऑप्शन के 3 रुपए के आसपास के प्राइस चल रहे हैं। 1 रुपए 90 पैसे के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे, और 6 रुपए के टारगेट सेट करेंगे 150 के कॉल ऑप्शन के अशोक लेलैंड में। ओके, 150 का कॉल ऑप्शन ले लें। अशोक लेलैंड का मोस्ट फेवरेट स्टॉक बना हुआ है आज का। चलिए एफएनओ सुपरस्टार के लिए चलते हैं सोमिल मेहता जी के पास। सोमिल जी, बताइए एफएनओ सुपरस्टार के लिए कौन सा स्टॉक सुझाएंगे आप? मेरा स्टॉक होगा नायका। नायका में एक फ्लैग पैटर्न ऑलरेडी बन रहा है, 20 डेली मूविंग एवरेज पे आज सपोर्ट भी है। आज थोड़ा सा फ्लैट है, फ्लैट टू पॉजिटिव है। मुझे लगता है कि जो फ्लैग पैटर्न है ये ऊपर की तरफ टूटेगा, प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी ये एक अप ट्रेंड में है इन द मीडियम टर्म आउटलुक। सो स्टॉप लॉस रखेंगे 250 पर और टारगेट रखेंगे 280 पर। ओके, 258 पर काफ़ी रिट्रेस हुआ है हायर लेवल से। अब यहाँ पे आप री एंट्री तलाशते हुए रुचित के पास चलते हैं आज का चार का चमत्कार पिक करने के लिए। रुचित, क्या पिक कर रहे हैं आप? जी, वेरी गुड आफ्टरनून। तो चार्ट के चमत्कार में आज टाटा कम्युनिकेशंस में खरीदारी की सलाह रहेगी। अगर आप थोड़ा पोजिशनल चार्ट्स इसके देखें तो मिड अक्टूबर में ऑलमोस्ट 1 महीने पहले ये स्टॉक ने एक कंसोलिडेशन फेज से ब्रेकआउट दिया था, वो भी काफी हाई वॉल्यूम्स के साथ में। अब उस कंसोलिडेशन, उस ब्रेकआउट के बाद में स्टॉक प्राइस कुछ साइडवेज ट्रेंड में रहा पिछले 1 महीने में, और इससे बुलिश पेंडेंट, जो हम टेक्निकल एनालिसिस में बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न कहते हैं, वो बुलिश पेंडेंट का पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है। स्टॉक अपने 20 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट भी ले रहे हैं, प्रीवियस ब्रेकआउट सपोर्ट एक कर रहा है। सो आई थिंक एक टाइम वाइज करेक्टिव फेज ये ब्रेकआउट के बाद हो चुका है, और अब नेक्स्ट लेग ऑफ अप मूव यहाँ से रिज्यूम हो सकता है। तो 1840 के नीचे स्टॉप लॉस रख के टाटा कम्युनिकेशंस में 2000 के टारगेट्स के लिए खरीदारी की सलाह है। ओके, चलिए अब मिड कैप फंडा आशीष चतुर्मोता के पास चलते हैं। आशीष, बताइए क्या पिक कर रहे हैं आप? जी, तो अनुज, हम फोकस करेंगे एक कंपनी है जो इस फार्मा सेगमेंट के अंदर में है, और जिस तरह से GLP-1 की एक अपॉर्चुनिटी आ रही है, जो कि पहले हम देखते थे डायबिटीज को ट्रीट करने के लिए जानी जाती थी, अब हम वेट लॉस के लिए इस अपॉर्चुनिटी को देखते हैं। तो अगर से आप ग्लोबल GLP-1 की अपॉर्चुनिटी देखें तो ये करीब करीब $53 बिलियन का मार्केट है, जो करीब करीब $150 बिलियन का मार्केट ग्लोबली होने जा रहा है बाय फाइनेंशियल ईयर 30। और जिस तरह से पेटेंट्स अब इन कंपनीज में हट रहे हैं, तो उसका जो बेनिफिट है काफी कंपनीज को मिलेगा, और उसका क्लियर बेनिफिट एक कंपनी है शैली इंजीनियरिंग प्लास्टिक्स लिमिटेड, जो कि पेन इंजेक्टेबल्स बनाती है, और ये अपनी कैपेसिटी को रैंप अप कर रहे हैं। इनफैक्ट इनको अभी 6 नए कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं ऐसी GLP-1 जो बनाने वाली मेडिसिन के चलते। तो हमें लगता है कि ये कंपनी एक बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ फेज में रहेगी, और इसके चलते यहाँ पे 25% की एक एबिटा
अच्छा ग्रोथ हमें लगता है आने वाले दिनों में देखने को नजर आएगी। टेक्निकली आप देखेंगे तो स्टॉक पिछले 4 से 6 हफ्तों में बहुत बढ़िया कंसोलिडेट हो चुका है। 2500 पे इसका एक अच्छा सपोर्ट बना हुआ और ये सपोर्ट लेवल स्टॉक होल्ड करता है तो 3000 रुपए तक की ट्रेजेक्ट्री हमें लगता है शैली इंजीनियरिंग के अंदर में देखने को नजर आ सकती है। ओके, शेल इंजीनियरिंग 2603 पे आपका बाय कॉल। हमने 4 ट्रेड्स पिक किए। शुरुआत की थी सस्ता ऑप्शन ट्रेड से। स्क्रीन पे एक करके ट्रेड्स रखिएगा। मानस जी ने पिक किया सस्ता ऑप्शन ट्रेड। पहला ट्रेड था अशोक लेन की 150 की कॉल। स्ट्राइक 6 रुपये का लक्ष्य यहाँ पे रखा है उन्होंने। और उसके बाद हम एफएनएस सुपरस्टार के लिए गए सौमिल जी के पास। उन्होंने पिक किया आज एफएसएन ई कॉमर्स नायका 280 के लक्ष्य के लिए। रिट्रेसमेंट में आपकी बाय की राय है। रुचित ने पिक किया चार्ट का चमत्कार। कॉल रही उनकी टाटा कम्युनिकेशन 2000 के लक्ष्य के लिए। और आशीष चतुर्मोता जी ने आज अभी मिड कैप फंड पिक किया शेल इंजीनियरिंग 3000 के लक्ष्य के लिए। निफ्टी एक रिवर्सल छोटा सा दिया है इंट्राडे बेसिस पे, अब करीब 25920। और क्या स्क्रीन पे चीज़ है जो कि थोड़ा सा कंफर्टेबल है, जरा एक बार आप लिख के आइएगा हिंडाल्को। हिंडाल्को रखिएगा और एक रखिएगा आप वेदांता, प्लीज़ वेदांता भी रखिएगा। मैं कुछ देर पहले इनका ओआई और पुट राइटिंग सब देख रहा था। आई थिंक वेदांता ये ऑल टाइम हाई पे है और मल्टी ईयर फ्लैग का ब्रेकआउट माना। स्पेशली हम कल के जिस दिन में एंटर कर रहे हैं वो थोड़ी बहुत वोलेटिलिटी आएगी, जैसे कि अनुज कह रहे थे कुछ देर पहले कि क्लैरिटी बिल्कुल शाम तक मिलेगी, मतलब मिड सेशन तक मिलेगी। बट मैं थोड़ा सा इस वोलेटिलिटी से दूर अगर मैं किसी ऐसे स्पेस में जाऊं जो कि ग्लोबली अपना सरोकार रखता है तेजी और मंदी का, उसमें आप वेदांता को कहाँ रखेंगे? 530 क्लियर कट आपके डिफाइंड स्टॉप लॉसेज होंगे, शायद स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी खासी है। आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं इस स्टॉक को? देखिए, मेटल में अगर एक स्टॉक पिक करना होगा तो डेफिनेटली वो वेदांता ही होगा। उसका रीजन ये है कि 2024 के हाईस को ब्रेक कर दिया स्टॉक ने, उसके ऊपर सस्टेन हो रहा है। तो एक ट्रेड करंटली अगर लेना हो तो यहाँ पर खरीदारी करेंगे। स्टॉप लॉस 519 रुपए के नीचे लगाएंगे और 550 रुपए की टारगेट आपको सेट करने हैं वेदांता के लिए। चलिए अब बात करते हैं कल आने वाले नंबर्स की। कल निफ्टी में मैक्स हेल्थ और टाटा मोटर्स के नंबर्स आएंगे। वायदा में मैरिको, सीमेंस और ग्लेनमार्क समेत 6 कंपनियों के नंबर्स आएंगे। हमारे साथ यतिन, मंगलम, आशीष और कंचन जुड़ रहे हैं नंबर्स के एक्सपेक्टेशंस के साथ। एक्चुअली यतिन नहीं है, पहले चलते हैं मंगलम के पास। मैरिको से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं मंगलम? गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून। तो मैरिको, मैंने जब शौकत गुप्ता से बात की थी तो उन्होंने कहा कि हम तो बोरिंगली कंसिस्टेंट है, तो और वो ही होने वाला है इस बार भी, क्योंकि अगर आप देखें तो उनका जो सेकंड क्वार्टर का अपडेट है वो स्ट्रीट को ऑलरेडी मिल चुका है। उन्होंने कहा है कि ड्यूरिंग द क्वार्टर उन्होंने स्टेबल डिमांड ट्रेंड्स देखे थे। अंडरलाइंग वॉल्यूम ग्रोथ जो इंडिया में है वो हाई सिंगल डिजिट्स में होगा। कुछ मॉडरेशन क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखने मिलेगा, क्योंकि जो की मटेरियल, रॉ मटेरियल प्राइस होता है पैराशूट ऑयल के लिए, कोपरा, उसका इन्फ्लेशन थोड़ा सा हाई है, इस वजह से प्राइस ग्रोथ ज़्यादा होगी ना कि वॉल्यूम ग्रोथ। और कंसोलिडेटेड रेवेन्यू वो करीब 30% के आसपास होने की आशंका है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ वो थोड़ी सी मॉडेस्ट होगी, क्योंकि जैसे मैंने कहा कोपरा प्राइसेस जो हैं वो बढ़ चुके हैं। तो 26% रेवेन्यू ग्रोथ का एस्टिमेट स्ट्रीट रेट के चल रहा है, करीब 3350 करोड़ के आसपास। एबिटा सिर्फ 5% का ग्रोथ देखने मिलेगा, यानी मार्जिन का डिक्लाइन होगा करीब 300 बेसिस पॉइंट्स। और नेट प्रॉफिट 415 करोड़ वर्सेस 430 करोड़ के आसपास होगा। 6 से 7% वॉल्यूम ग्रोथ की आशंका है। तो मैरिको साल दर साल, क्वार्टर दर क्वार्टर अच्छा बोरिंग ग्रोथ दर्शा रहा है और उस वजह से स्टॉक भी नियर 52 वीक हाई पे है। तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, करीब 30% के आसपास रेवेन्यू ग्रोथ। ओके, परेशानी नहीं होगी, ठीक ठाक नतीजे आ सकते हैं मैरिको के। फिलहाल ये स्ट्रीट उम्मीद लगा के चल रहा है। लेकिन आशीष से समझ लेते हैं सीमेंस के नतीजे कैसे रह सकते हैं। थोड़ी बहुत बाइंग रिजल्ट से पहले आशीष बताइए क्या एक्सपेक्टेशंस? देखिए, इसके Q4 के नंबर्स आएंगे और ओकेश साइड पर नंबर देखने को मिल सकते हैं। कुछ खास ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं है और इनका जो एनर्जी बिजनेस है इसका डीमर्जर हुआ था, तो इसको एडजस्ट कर अगर आप देखें तो रेवेन्यू में 8% की बढ़त यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। 4797 करोड़ का जो आंकड़ा है ये बाजार अनुमान लगाकर चल रहा है। बात करें ऑपरेशनल नंबर्स की तो ठीक नंबर्स है, 18% की ग्रोथ है। 545 करोड़ से बढ़कर एबिटा 641 करोड़ आपको देखने को मिलेगा। मार्जिन जो कि 12.2% के थे वो बढ़कर 13.4% देखने को मिलेंगे और मुनाफे के आंकड़े को आपको एडजस्ट करके देखना पड़ेगा। तकरीबन आप देखें बिल्कुल फ्लैट है, 523 करोड़ पिछले साल था, इस बार आपको 518 करोड़ के आसपास देखने को मिलेगा। दरअसल अगर आप देखें तो इनका स्मार्ट इंफ्रा है, डिजिटल सेगमेंट्स हैं, यहाँ पर प्रदर्शन बढ़िया देखने को मिला है और इसी के चलते हम देख रहे हैं कि रेवेन्यू में 8% की बढ़त यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। साथ में अगर आप देखें तो एबिटा मार्जिन में भी स्लाइट एक्सपांशन एक्सपेक्टेड है, लेकिन आगे जाके जो कमेंट्री मैनेजमेंट की किस प्रकार से आ रही है ऑर्डर बुक को लेकर और जो एग्जीक्यूशन है इन पर
पर क्या कहना है, ये की मॉनिटरेबल रहेगा। नंबर्स अगर आप देखें तो ठीक ठाक आएंगे। नंबर्स ठीक ठाक आएंगे। और देखिए दो चीज़ें हैं, अगर आप कैपिटल गुड्स स्पेस को देखें तो ABB इज़ द वर्स्ट टेक्निकली इन टर्म्स ऑफ प्राइस परफॉर्मेंस एज वेल, और सेकेंड वर्स्ट परफॉर्मर है कैपिटल गुड्स में, दैट्स सिमेंस, जिसका भी आशीष जिक्र कर रहे थे। और बेस्ट है आपका L&T, कमेंस और देन BHEL। तो बहुत एग्रेसिव पोजिशनिंग नहीं है नंबर से पहले। लेकिन अब चलते हैं कंचन के पास। आशीष शुक्रिया आपका। ग्लेनमार्क के नंबर्स को थोड़ा समझते हैं। कंचन, क्या एक्सपेक्टेशन है? तो अगर ग्लेनमार्क फार्मा के Q2 के नंबर्स की बात करी जाए तो नंबर्स हमें थोड़े से यहाँ पे म्यूटेड देखने को मिल सकते हैं। जो कंपनी के ऑपरेटिंग नंबर्स है वहाँ पे हमें एक जो प्रेशर है हल्का फुल्का वो बाउंड अप होता हुआ दिखाई दे सकता है। मार्जिन प्रोफाइल हमें 17% तक की देखने को मिल सकती है, जो कि पिछले साल सेम क्वार्टर में हमें करीब करीब 18% की देखने को मिली थी। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर हम डोमेस्टिक फॉर्मुलेशन की बात करें तो वहाँ पे अनुमान जताया जा रहा है कि 5% तक की जो बढ़ोतरी है वो देखने को मिलेगी। इसमें इसके पीछे का जो सबसे मेजर कारण है वो ये है क्योंकि यहाँ पे एक सबड्यूड परफॉर्मेंस है डोमेस्टिक फॉर्मुलेशन में बिकॉज ऑफ द न्यू GST का जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ है उसका एक एडवर्स इम्पैक्ट हमें देखने को मिला है। साथ ही साथ इनके जो लो मार्जिन के ब्रांड है वहाँ पे भी हमें एक डिसकंटिन्यू देखने को मिला है, जिसका जो इम्पैक्ट है वो डोमेस्टिक फॉर्मुलेशन के सेल्स में आया है। साथ ही साथ अगर हम US सेल्स की बात करें तो वहाँ पे भी हमें एक डिक्लाइन देखने को मिल सकता है 2.5 से 3% का, बिकॉज वहाँ पे जो इनका पोर्टफोलियो है उसमें एक प्राइस इरोजन जो है वो होता हुआ दिखाई दिया है। अब आपके की फोकस एरिया क्या होंगे उसके ऊपर सबसे पहले नजर डाल लेते हैं। ऑन्कोलॉजी के ऊपर इंडिया में किस तरीके का प्रोग्रेस आता है मैनेजमेंट का, नए लॉन्चेस के ऊपर किस तरीके का प्रोग्रेस आता है, साथ ही साथ जो FDA के कंसर्न इस टाइम पे बने हुए हैं कंपनी उसको लेके क्या रेजोल्यूशंस निकालती है। वहीं अगर हम बात करें नेक्स्ट इसके फोकस की तो नेक्स्ट माइलस्टोन के ऊपर किस तरीके का प्रोग्रेस आता है ये आपका की मॉनिटरेबल होगा। और साथ ही साथ जो इस टाइम पे क्लिनिकल ट्रायल्स होंगे वो भी इस टाइम पे आपको खासा फोकस में रखने वाला चीज़ होगी। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस अगर हम टोटल नंबर्स की बात करें तो नंबर्स इस क्वार्टर में म्यूटेड हैं। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, धमाकेदार ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। शुक्रिया कंचन आपका भी। मानस जी, सचिन जी और अरुण जी से लेंगे धमाकेदार ऑप्शंस। मानस जी बताइए आपका ऑप्शन। तो देखिए ऑप्शन के लिए इंडिगो के ऑप्शन में खरीदारी करने की राय रहेगी। कॉल ऑप्शन में खरीदारी करनी है। इंडिगो के पैटर्न को देख के लग रहा है कि स्टॉक बिल्कुल तैयार है एक फ्रेश ब्रेकआउट के लिए। तो इसका जो 5900 का कॉल ऑप्शन है वहां पर खरीदारी करेंगे। 96 रुपीज के आसपास के प्राइस चल रहे हैं। 64 रुपीज का कुछ स्टॉप लॉस लगाना है, 64 रुपए का, और 150 रुपए के टारगेट सेट करना है। ओके, इंटरग्लोब पे पेशेमाज जो को पसंद आ रहा है यहाँ पे खरीदारी की राय। सचिन जी आप बताइए आपका धमाकेदार ऑप्शन। शेयर यहाँ पर डिवीज लैब में मुझे लग रहा है कहीं जाकर एक करेक्शन थोड़ा सा खत्म हो रहा है एंड 6600 का कॉल ऑप्शन यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह होगी। लगभग अराउंड 120 के आसपास फिलहाल ये ट्रेंड हो रहा है। थोड़ी सी डिक्लाइन आते भी है तो 105 तक खरीदारी की जा सकती है। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 82 पे लगाना है एंड मुझे लग रहा है कि एक वापस अच्छा रिबाउंड आ सकता है इस पर्टिकुलर काउंटर में, जिसकी वजह से ये ऑप्शन की वैल्यू लगभग अराउंड 240 260 के आसपास ट्रेंड हो सकती है। सो खरीदारी करने की सलाह होगी डीवीज लैब के 6600 के कॉल ऑप्शन में। ओके, डीवीज लैब के 66 की कॉल, ये वही स्टॉक जिसका मैं 2 बजे उल्लेख कर रहा था। बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम था, चार्ट्स पर रिवर्सल था। अरुण जी के पास चलते हैं अगले ऑप्शन ट्रेड को पिक करने के लिए। अरुण क्या पिक कर रहे हैं आप? जी मुझे लगा सीजी पावर में एक अच्छा ब्रेकआउट नजर आ रहा है। 745 के ऊपर ब्रेकआउट सस्टेन भी कर रहा है, तो 750 का कॉल लेने की सलाह रहेगी। 13.5 रुपए के आसपास बाय करें। स्टॉप लॉस काफी छोटा लगा है क्योंकि मार्केट में कल एक मोमेंटम आइदर साइड शायद देखने को मिले, तो 11 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के बाय करें। 18 रुपए तक के टारगेट सीजी पावर में देखने को मिल सकते हैं, तो 750 का कॉल ऑप्शन लेके चल सकता है। ओके, चलिए तो ये इस समय आपके लिए सीजी पावर यहाँ पर एक ऑप्शन हो गया बाय करने के लिए। मार्केट थोड़ा सा इस समय वॉलेटाइल हो गया इस समय, और निफ्टी करीब 24 पॉइंट ऊपर है, लेकिन एक बार एडवांस डिक्लाइन की लाइंस देखते हैं ज़रा। यहाँ पर थोड़ा सा वापस डिक्लाइंस के फेवर में इस समय एक मामला पलटा ज़रूर है और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। थोड़ी शायद प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। एक बार इटर्नल डिस्कस करते हैं, क्योंकि इटर्नल में लगातार आप देखें तो करेक्शन रही है। इसका 1 महीने का चार्ट लेकर आइए इटर्नल का, और आई थिंक मार्केट को शायद वो जो नंबर्स थे उनके, वो उसमें जिस तरीके से वो नंबर्स पेश किए गए शायद मार्केट को वो पसंद आए नहीं,
और अब 14% नीचे 300 पर आ गया इटर्नल। ये मानस, इस पर क्या भी होगा अब इटर्नल पर? क्या 300 के नीचे और गिरावट बढ़ेगी यहाँ पर? तो देखिए इटर्नल का जो व्यू है वो शॉर्ट टर्म के लिए तो वीक लगता है, क्योंकि लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं, फ्रेश ब्रेकडाउन है, 200 डे मूविंग एवरेज की तरफ स्टॉक जाने की कोशिश कर रहा है जो कि 285 रुपए है। तो 285 रुपए तक के टारगेट नीचे की तरफ देखने को मिल सकते हैं। आई थिंक इस गिरावट पे खरीदारी नहीं करनी चाहिए। खरीदारी नहीं करनी चाहिए। 285 पर 200 डे मूविंग एवरेज है, वहाँ तक शायद ये स्टॉक फिसलता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, इसके बाद महबूब ईरानी जुड़ेंगे हमारे साथ। ओके चलिए, अब जैसा कि बात हो रही थी, महबूब ईरानी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वो इस समय मार्केट पर क्या व्यू लेके चल रहे हैं। महबूब जी, गुड आफ्टरनून। अभी हम इटर्नल की बात कर रहे थे। इटर्नल पर आपका क्या व्यू रहेगा महबूब जी, ये जो करेक्शन आई पिछले कुछ दिनों में उसके बाद? आई थिंक जब इटर्नल का जोमेटो का IPO आया था तभी मैनी पीपल वर पॉजिटिव अबाउट इट, और मैंने ऑनेस्टली कहा भी था कि मुझे कंपनी की वैल्यूएशन समझ में नहीं आ रही, बट और बाद में मैंने एडमिट भी किया द प्राइस हैड गॉन इनटू डबल डिजिट कि आई मिस्ड इट, आई शुड हैव बॉट इट। और बाद में थोड़े हायर लेवल पर लेकर ऑनेस्टली आई हैव एग्जिटेड कम्प्लीटली। आज 300 के भाव में पूछे या 325 पे या 340 पे आप मुझे पूछे व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, मेरा आंसर है मुझे समझ में नहीं आ रहा। द पॉइंट इज हाउ डू यू वैल्यू अ कंपनी whose earnings are yet to be seen. If you start thinking positive कि वैल्यू बढ़ते जाएगा, बिजनेस बढ़ते जाएगा, कंपटीशन ज़्यादा कुछ दम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, आई थिंक दैट वुड नॉट बी वेरी फेयर। सो आई वुड जस्ट अलाउ इट टू पास। मैं इतना कहूँगा कि इसमें काफ़ी मोमेंटम है, मार्केट फेवरेट है, 1 या 2 फंड खरीदता है, आके कहता है इटर्नल, पीछे 50 लोग पाइट पाइपर के जैसे चेस होता है वैसे सब लोग चेस करते हैं और स्टॉक बढ़ता है। तो दिस एट द प्रेजेंट लेवल आई डोंट हैव एनीथिंग टू ऑफर फंडामेंटली और वैल्यूएशन वाइज। इतना कहूँगा कि द स्टॉक हैज़ करेक्टिंग वेल, नीचे अटकता है, थोड़ा मूवमेंट अपसाइड आता है, जिसको ट्रेड करना है वी कैन ट्रेड ऑन द लॉन्ग साइड एज एंड व्हेन दिस प्रेजेंट करेक्शन कम्स टू एन एंड। इट्स अल्टीमेटली अ मार्केट फेवरेट, लेट्स एक्सेप्ट इट एंड एडमिट इट। अच्छा महबूब जी, इसी सवाल को थोड़ा सा एक्सटेंड करूँ तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी हैं जो न्यू एज एंटरप्रेन्योर्स लेके आ रहे हैं। लिस्टिंग हुई, कहीं वैल्यूएशंस को लेके अगर आप देखें तो कंफर्ट था बाजार को, कहीं वैल्यूएशंस का मजाक उड़ गया। मैं लेंसकार्ट की बात कर रहा हूँ, मैं ग्रो की लिस्टिंग हुई, नायका ने आके अपने आप को नंबर्स की कसौटी पे अप्रूव किया है, और कुछ स्टॉक्स जहाँ पे न्यू एज स्टॉक्स में आप थोड़ा सा मन बना चुके हो कि हाँ जनाब ये ठीक है। आई थिंक डिस्क्रिशनरी स्पेंड अगर बढ़ने वाला है तो मे बी अ कंपनी लाइक नायका अल्टीमेटली विल शो इट्स ट्रू पॉजिटिव कलर्स, so that is definitely a positive from that angle if you think. So I had liked an IPO called Paytm, went terribly wrong when the share came down, and at the present level I felt now it has to be bought. So new age में honestly I don't have many names to suggest because I have followed fundamentals, I understand valuations, and बहुत सारे नाम इसमें ऐसे हैं स्पेस में जिसकी वैल्यूएशन को समझ में नहीं आती है। मैं इतना भी कहूँगा कि लॉट ऑफ कंपनीज आर यूजिंग दिस लिटिल बिट ऑफ बूम विच वी आर सीइंग इन द IPO market to cash in. Promoters are unloading, private equity investors are unloading, mutual funds are parking some money over there, और retail investors grey market का प्रीमियम जो worst cases में मैन्युपुलेटेड होता है जाके बाय करते हैं। 7 में से 10 IPO के भाव जो पिछले 6 महीने में आए थे are below the offer price, and I think this can definitely be a little bit of concern for the overall sentiment in the market. मैं नहीं कहूँगा कि IPOs on the whole खराब है, but 7 out of 10 companies possibly have used the market boom and valued the shares much higher than what they deserve, not leaving much on the table. So I would say investors should beware, not see too much in the grey market premium alone, understand business क्या है, business का potential क्या है, and then put their money, because this IPO market में जो हो रहा है I think is tremendous excess at the moment. मीनवाइल एक बार जरा आप संवर्धन मदरसन देखिए, नंबर्स शानदार लग रहे हैं ऑन द फेस ऑफ इट। एबिडा में करीब 250 करोड़ से ज़्यादा की बीट है, मार्जिन में भी बीट है, प्रॉफिट में करीब 200 करोड़ की बीट है, और ये स्टॉक पिछले कुछ दिनों में थोड़ा करेक्ट भी हुआ है।
इंटरेस्टिंग होगा। नॉर्मली नंबर्स आने के बाद मैनेजमेंट की कमेंट्री भी आती है फ्यूचर आउटलुक को लेकर, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकता है ये स्टॉक स्पेशली, क्योंकि अब थोड़ा सा ट्रेड डील को लेकर भी थोड़ा सा सुगबुगाहट बढ़ेगी, लेकिन उससे पहले नंबर्स अच्छे हैं श्रेया, तो इस पर नज़र गई थी एक बार के लिए। अभी के लिए स्टॉक में मोमेंटम अच्छा आ रहा है, डे हाई पर स्टॉक है। बिल्कुल डे हाई पर वर्टिकल राइज संवत्सरा मदरसे में फिलहाल देखने को मिल रहा है, नंबर्स अच्छे आ रहे हैं और जैसे जैसे आंकड़े सामने रखेंगे और इसको डिटेल में चर्चा करेंगे इसके। ईरानी जी गुड आफ्टरनून। थोड़ा सेक्टर, हालांकि अभी आपने न्यू एज स्टॉक्स को लेकर अपनी राय रखी, आईटी स्पेस से मैं सवाल पूछना चाहूँगी। H1B वीज़ा को लेकर जो बयान आया डोनाल्ड ट्रंप का, उसके बाद हमने एक मूव देखा आईटी स्पेस में। अब आईटी स्पेस ने काफ़ी पेशेंस टेस्ट भी किया है अपने निवेशकों का, इनफैक्ट ट्रेडर्स का भी। तो इतना ग्लोबल उठापटक के बाद क्या अब समतल ज़मीन आईटी स्पेस को मिलेगी, आपकी राय? मैं कहूँगा कि आई थिंक पिछली बार एक दो बार पहले भी आप मुझे पूछ चुके हो, आपके चैनल ने पूछ चुकी है, एंड आई गिवन माय ओपिनियन ऑल्सो। मैं आईटी के बारे में ओवरऑल लास्ट 6-9 महीने से नेगेटिव रहा हूँ। आई लाइक दी आईटी स्टोरी फ्रॉम अ लॉन्गर टर्म एंगल, ना नहीं कहता हूँ, और मैंने यही कहा था कि अभी के लिए मुझे कोई पॉजिटिव ट्रिगर्स दिखता नहीं है, लेकिन वैल्यूएशन कंफर्ट ज़रूर बनता है। वी हैव टू अंडरस्टैंड कि मोस्ट ऑफ दिस कंपनीज, इवन द मिड कैप कंपनीज लाइक नेम द परसिस्टेंट हो, SCL टेक हो, फ्रंटलाइन कंपनीज TCS इन्फोसिस हो, दे आर अल्टीमेटली गुड मैनेज्ड कंपनीज, और जो वैल्यूएशन पे है आई थिंक डाउनसाइड इज लिमिटेड। ये वीज़ा की आपने जो बात की, इज इट अ पॉजिटिव? आंसर इज येस, बट ओवरऑल इफ़ यू आस्क मी टुडे, एक मार्केट में जो डर है मुझे वो है US मार्केट्स का, खास करके S&P और नास्डेक का, जिसमें 8, 10, 15 कंपनी से पूरी इंडेक्स चल रही है, एंड द वैल्यूएशन एट विच दे आर इज फिनोमिनली हाई। वहाँ पे अगर एक क्रैक होता है, जब भी होता है, आई थिंक उसका दुख पूरे सब वर्ल्ड मार्केट्स को होगा, इंडिया को भी होगा। एंड नैस्डैक एंड S&P में तो कंपनीज विच आर डोमिनेटिंग अदर AI कंपनीज, और AI में होता है तो अल्टीमेटली टेक्नोलॉजी विल पॉसिबली टेक अ बैक सीट एंड दे मे पॉसिबली करेक्ट अगेन। सो मैं फिर से कहूँगा कि डिस्पाइट दिस लिटिल बिट ऑफ पॉजिटिव विच इज़ गोइंग अराउंड के वीज़ा के होने से थोड़ा सा दुख IT कंपनीज का निकल कर जाएगा। ट्रंप कहते हैं आई वॉन्ट टैलेंट फ्रॉम इंडिया, अल्टीमेटली वॉट एवर ही सेज एंड वॉट एवर ही डज मे बी टू डिफरेंट थिंग्स, बट IT के बारे में इतना कहूँगा, येस इफ समबडी वांट्स टू बाय फ्रॉम अ लॉन्गर टर्म एंगल जाके खरीद सकता है, बट इन द शॉर्ट टर्म आई डोंट सी ऑनेस्टली एज ऑफ नाउ एनी ग्रेट पॉजिटिव ट्रिगर्स। ओके मेहरबान जी, ये एशियन पेंट्स में जिस तरीके का टर्न अराउंड आया, पहली बात तो आप सरप्राइज हुए क्या, और दूसरा अब आपका व्यू क्या है स्टॉक पर? आई थिंक ये 7-8 साल से जब से आई थिंक सेन पे से इंग्लिश वेरी हुआ थे अनुज, और सेन पे से आवाज़ में जब आप हेड कर रहे हो एंड डूइंग अ वंडरफुल जॉब, मैं कहूँगा ये स्टॉक हैज़ बीन माय फेवरेट एज फार एज आंसरिंग क्वेश्चंस को। मेरा एक ही आंसर रहता था हमेशा कि एशियन पेंट्स एक ऐसा कंपनी है जहाँ मेरा अगर लड़का नौकरी करता हो तो आई बी अ वेरी प्राउड फादर, सबको बोलता था मेरा लड़का एशियन पेंट्स में, बट एज अ स्टॉक आई हैव नेवर स्पोकन पॉजिटिव अबाउट इट। इज़ अ ग्रेट कंपनी, बट अल्टीमेटली इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे पेंट कंपनीज को आर नॉट ट्रीटेड, दे आर ट्रीटेड एज ब्रांडेड कंपनीज, FMCG कंपनीज, कंजम्पशन कंपनीज एंड नॉट एज कमोडिटी कंपनीज। जहाँ वर्ल्ड मार्केट्स में अगर आप देखो पेंट कंपनीज क्वाइट अ फ्यू ऑफ देम आर ट्रीटेड एज कमोडिटी प्लेयर अल्टीमेटली। रही बात एशियन पेंट्स की, आई थिंक वैल्यूएशन कंफर्ट अगेन उसमें था। द क्वेश्चन इज स्टॉक्स लाइक एशियन पेंट, स्टॉक्स लाइक नेस्ले, स्टॉक्स लाइक कॉलगेट, वो 3-4-5 साल में एक बार घूमते हैं ना तो अच्छी तरह घूमते हैं, जहाँ पे आपको 15-20-25-30% का रैली एक साथ देंगे, तो यू हैव टू बी अ पेशेंट इन्वेस्टर। और वो टाइम एशियन पेंट्स का आ गया था। मैनेजमेंट कमेंट्री अच्छी है, दे आर टॉकिंग दैट द sales growth they will continue to achieve. Oil prices are down, no need that oil will go up again. So margin comfort है, margins possibly will go up. और ये GST rationalization के बाद ultimately if you believe that consumption will pick up in India, Asian Paints is definitely a good story. Again ये rally के बाद incremental money डालू के नहीं, if you don't have too much of comfort in buying in the Indian markets on the whole, I think Asian Paints would be a relatively safer stock despite the rally which we have seen in the stock price. सही कहा मेहरबान जी ने, अगर मेरा पुत्र होता एशियन पेंट्स में कार्यरत होता तो मैं बहुत खुश होता। बिल्कुल होता सर। अप्रैल में इनको सैलरी हाइक मिला था कोविड में 20 में, अनुज और मैं कल वही बात कर रहे थे, तो इस बात को लेकर हम प्रशंसा भी कर रहे थे कल एशियन पेंट्स की, है अनुज? बिल्कुल। मैं देखता हूँ इनकी सेल्स फोर्स को क्या काम करती है जनाब, वाकई। अच्छा आते हैं, अब हम तो सेक्टर से सवाल पूछ रहे थे मेहरबान जी, बट अब आते हैं आपकी चॉइस पे।
हाल ही फिलहाल में जहाँ पे मैनेजमेंट से आपकी बातचीत हुई हो नंबर्स के बाद, कोई मिड कैप या फिर स्मॉल कैप स्क्रिप्ट जो आपको बहुत इम्प्रेस कर रही हो वैल्यूएशन और ग्रोथ दोनों ही पैरामीटर्स पर? मैं कहूँगा थीम्स में मेरे को पावर फाइनेंस, बैंकिंग एंड फाइनेंस, पब्लिक सेक्टर कंपनीज, कंस्ट्रक्शन स्पेस में, ऑटो, ये सारे सेक्टर्स में कंफर्ट है ना। यूएस मार्केट्स के जो यूएस सेल्स में जो एक्सपोजर है जो सेक्टर्स को, और अगर ट्रेड पॉलिसी बनती है अल्टीमेटली टैरिफ्स थोड़ा कम करता है तो दे में ऑल रैली, बट फिर भी आई डोंट हैव टू मच ऑफ कंफर्ट। और रही बात इंडिविजुअल नेम्स की, मैं कहूँगा कंपनीज विच हैव अनाउंस्ड वंडरफुल नंबर्स, quite a few of them I am having in my portfolio, clear disclosure में देता हूँ। Frontline में I was very impressed with numbers of Larsen & Toubro and Mahindra. In the mid caps, names like a Chennai Petro, Cosmo Films, Isab India, Kirloskar Oil Engines, Grindwell Norton, Precision Wires, Timex, Shriram Pistons, Parag Milk, ये सारे कंपनीज अगर आप इसके नंबर्स देखो, some of them have moved up, some of them somewhere the market has not noticed the numbers. तो अगर आप इनके numbers देखो and if you believe that these companies will continue to do well, I think उसमें valuation comfort भी most of them में है, which I have just mentioned. There's a clear companies whose names I mentioned are on the basis of numbers, and maybe a couple of companies I would have spoken to the management on the telephone. So clear disclosure, I'm holding most of these names and no plans at all to sell off. In fact, if there is a correction, possibly I'll go and add into them. I have given my disclosure on them. कुछ काउंटर्स बताए आपने जो अभी आपको रिजल्ट्स के मद्देनज़र अच्छे लगते हैं और अपने पोर्टफोलियो में शुमार करना चाहेंगे और आगे भी इसको कंटिन्यू रखेंगे। लेकिन एक काउंटर पूछो अगर ईरान जी, इंटरग्लोब एविएशन, इसके नतीजे कैसे लगे और जिस तरीके से इंटरनेशनल रूट्स में एक्सपेंशन कर रही है एविएशन स्पेस में, ये काउंटर आपको कैसा लगता है? आपने अपने पोर्टफोलियो में इसको रखा है या फिर आपका कोई नज़रिया? इंडिगो पॉजिटिव हूँ और मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में है। अगर ये कंपनी के जब भी क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं और अगर आप बॉटम लाइन को देखते हो तो ऑनेस्टली देयर इज अ डिसअपॉइंटमेंट, बट समवेयर यू टू एक्सेप्ट द फैक्ट कि इस पे बहुत सारे फॉरेक्स के भी नंबर्स आते हैं, इधर उधर आते हैं, बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ P&L अकाउंट आई डोंट थिंक आप 5,600 या 6,000 या 6,200 या 5,000 रुपये भी स्टॉक को खरीदोगे। आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि एज फार एज एयरलाइंस गोज, आई थिंक there are very few companies which can possibly maintain that share and possibly grow into more skies आगे चलकर, maybe more countries, and therefore I like Indigo as a story. तो मैंने कहा कि I like the consumption story in India. People are going to spend on travel and tours, people are going to spend on hotels, people are going to spend on discretionary spending of all kinds. So I think the time has come. So I will not be able to defend Indigo's valuation based on the profit and loss account because bottom line आपको लाल में दिखेगा, but somewhere हमें understand करना चाहिए। अगर आपको Zomato पसंद है 300 में, तो I think Indigo certainly at 5,500 is definitely relatively better buy. ओके, थोड़ा सा मार्केट वापस ऊपरी लेवल से हल्का हुआ, निफ्टी एकदम फ्लैट हो गया फिर से 25,870 पर। मीन वाले एक बार संवर्धन मदरसन लेकर आइए जरा आप, और डे हाई पर वो स्टॉक लग रहा था देखकर, और कि नंबर्स तो काफ़ी शानदार हैं। और उसके बाद ये देखिए कल जैसा एशियन पेंट्स में वर्टिकल मूव आया था, ऑलमोस्ट ऐसा, उतना नहीं पहले स्पष्ट कर दूं क्योंकि उस लेवल के नंबर नहीं है, लेकिन फिर भी नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं। तो एक आपने सर्च देखा, आप इस पर कोई व्यू है क्या मेहरबून जी आपका संवर्धन मदरसन पर? Yeah, I like the complete space auto, but of late auto ancillary में this particular name I have honestly not looked at, so not fair to comment on Ruchi. चलिए मेहरबान, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और सभी स्टॉक्स और इंडस्ट्रीज पर आ रखे आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। अब आते हैं रणनीति पर। इट्स 25873। अनुज, थोड़ा सा स्पेस लिया बाजार ने कल के इवेंट के मद्देनजर, बट स्टिल आई थिंक इट्स फ्लैट। कल बड़ा दिन अनुज, और जैसे कि आप कहते हैं कि 12 बजे तक नंबर्स, थॉट्स और वर्डिक्ट क्लियर हो जाएगा। क्या अप्रोच रखें कल के सेशन के लिए इस प्राइस पे? देखिए वीरू, एक चीज़ समझ लीजिए आप कि अब आप वापस उस जोन में आ गए हैं जहाँ से हम पिछली बार फिसले थे। वो 26,000 के करीब का लेवल था, 26,100 तक गए थे पिछली बार, इस बार 26,000 तक आ गए। मोटा मोटी हमने पूरी की पूरी रैली की जो करेक्शन हमने देखी थी, मोटा मोटी हमने वो पूरी की पूरी वापस पा ली है यहाँ पर। अब यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड जो है ना वो फ्रेश बाइंग का नहीं है। पहली बात, फ्रेश बाइंग के लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा।
पोजीशन अगर आप बहुत नीचे से कैरी कर रहे हैं तो कैरी करें, एक पुट से अपने आप को हेज कर लें। अगले मंगलवार का पुट, कल बिहार के इलेक्शन से जस्ट पहले, क्योंकि बिहार के इलेक्शन में देखिए हम पॉजिटिव सब कुछ बचा चुके हैं, हल्का सा भी नेगेटिव नहीं बचा है। इसका मतलब ये नहीं है कि पॉजिटिव अगर आया तो मार्केट रैली नहीं करेगा, हो सकता है थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग के बाद वापस मार्केट में रैली आए, लेकिन सिर्फ एक चीज़ है कि जो भी है एक इवेंट तो बचा ही है ना अभी आपके पास, कल का एक बिहार का इलेक्शन का वो फाइनल हो जाने दीजिए और उसके बाद मार्केट की नज़रें फिर उस पर रहेंगी, आपकी ट्रेड डील पर। लेकिन अच्छा एक और चीज़ आपको बताऊं, ये वाला अर्निंग सीज़न अच्छा रहा। अब इवन जो बैक बेंचेस रहे, सिर्फ आप सिर्फ एक वाइट गुड स्पेस को छोड़ दीजिए, उसके अलावा कोई भी ऐसी मुझे स्पेस नहीं दिखी जहाँ पर कमेंट्री नेगेटिव थी या जहाँ पर नंबर्स अच्छे नहीं थे। तो उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि एक स्पेस है यहाँ पर आगे जाते हुए फर्दर मार्केट में पॉजिटिविटी की और ऑल टाइम हाई होपफुली निफ्टी पर भी जो पेंडिंग है काफ़ी समय से उसको हिट करने की। चलिए एक काम करते हैं, अब कल की तैयारी करते हैं। पहले यतिन के पास चलेंगे डीलिंग रूम चेक के लिए, फिर BTST कॉल्स लेंगे। यतिन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। तो आज बेसिकली दो स्टॉक्स हैं जो डीलर्स के रेडार पे हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो यूनाइटेड स्पिरिट्स ये काउंटर है जहां डीलर्स को STBT की एडवाइस आ रही है। डीलर्स को लगता है कि ये 1400 के नीचे स्लिप कर सकता है। इन जनरल बहुत सारे FIs यहाँ बिकवाली कर रहे हैं, ऐसा डीलिंग रूम का मानना है। और पर्टिकुलरली यूनाइटेड स्पिरिट्स की बात करें तो ये रिजल्ट्स के बाद एक रनअप भी दिखा चुका है, तो डीलर्स को लगता है कि ये काउंटर है जहां 1400 के टारगेट्स के लिए एक डाउनटिक हो सकता है। इसके अलावा ग्लेनमार्क फार्मा और फार्मा शेयर्स काफ़ी फ्लेवर में है। इनफैक्ट ग्लेनमार्क एक ऐसा स्टॉक है जहां डीलर्स BTST की एडवाइस दे रहे हैं 1900 से लेकर 1920 तक के टारगेट्स के लिए। ओके, यूनाइटेड स्पिरिट्स साथ ही ग्लेनमार्क फार्मा यहाँ पे खरीदारी की राय डीलर्स की तरफ से। चलिए अब BTST और STBT ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। रिचर्ड जी, आपसे शुरुआत करना चाहूँगी, बताइए किस हो रहे हैं आप? ये फार्मास्यूटिकल स्पेस में ही एक पॉजिटिविटी लग रही है कि कंटिन्यू रहेगी। लुपिन रहेगा मेरा BTST ट्रेड जहाँ पे खरीदारी करने की सलाह रहेगी। एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल से ब्रेकआउट कल आया है और आज एक अच्छा फॉलोअप मूव भी हम वहाँ पे देख रहे हैं। वॉल्यूम्स भी प्राइस अप मूव में अच्छे हैं, तो करंट लेवल्स पे लुपिन में 2030 के नीचे स्टॉप लॉस रख के खरीदारी करके जाए 2090 के टारगेट्स के लिए। ओके, गाबा सर आप क्या कैरी कर रहे हैं कल के लिए? हाँ जी, गुड इवनिंग टू यू वंस अगेन। स्टॉक का नाम रहेगा अशोक लेलैंड। इसमें आज तेजी है, 150 का टारगेट था वो अचीव हुआ, लेकिन यहाँ पर अब भी स्ट्रेंथ नजर आती है। स्टॉप लगाएंगे बहुत ही टाइट, अब 150.50 पर ट्रेड कर रहा है अशोक लेलैंड। स्टॉप लगाएंगे 148.50 का, सिर्फ 2 रुपए का। चले तो और हायर जोन 160 भी जा सकता है। 155 टू 160 एक जोन है, वहां तक जाना चाहिए अशोक लेलैंड। ओके, अशोक लेलैंड। रुचित, आपका ट्रेड क्या रहेगा? जी मैंने शेयर किया। अच्छा, माफी चाहूंगा। ओह सॉरी। अरुण, आपका ट्रेड क्या पिक करेंगे? वीरेंद्र जी, STBT के साथ ही जाना चाहूंगा। NBCC में एक ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है, 110 के नीचे स्टॉक सस्टेन भी कर रहा है, तो मुझे लग रहा है एक STBT कॉल NBCC में लेना चाहिए। 112.5 का स्टॉप लॉस लगा के इसको शॉर्ट करके चल सकते हैं। 103 तक के टारगेट्स इसमें आ सकते हैं, तो NBCC में एक शॉर्ट कॉल लेके चलना चाहिए कल के लिए। ओके, तो अभी तक 2 बाई साइड की ट्रेड और 1 सेल साइड की ट्रेड आई है। अरुण जी ने NBCC में बिकवाले की राय रखी है। मानस जी, आप किस हो रहे हैं? तो देखिए, मुथूट फाइनेंस के फ्यूचर में खरीदारी करके जाएंगे। कल हमने एक छोटा सा करेक्शन देखा था, लेकिन आज के पैटर्न को देख के लग रहा है कि मुथूट फाइनेंस में रैली रिज्यूम हो गई है। करंट लेवल्स से इसके फ्यूचर में खरीदारी करेंगे मुथूट फाइनेंस के। स्टॉप लॉस 3359 3359 का लगा के रखेंगे और 3475 के टारगेट सेट करेंगे। ओके, सोमिल आप बताइए आप क्या ट्रेड कैरी कर रहे हैं कल के लिए? मैं कैरी करना चाहूंगा ICICI बैंक हैवीवेट। बहुत अच्छा मोमेंटम है आज के दिन में। 200 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग आ रही है, विच इज अ ग्रेट साइन। बहुत समय से एक डाउन ट्रेंड में था, एक रिवर्सल दिख रहा है। हाई टॉप हाई बॉटम ऑलरेडी बनना शुरू हुआ है। स्टॉप लॉस रहेगा 1350 का और टारगेट रहेगा 1460 का। ओके, आयशर मोटर्स के नंबर्स थोड़े से फीके लग रहे हैं, खासतौर से नेट प्रॉफिट 1369 करोड़, पूल 1400 करोड़ से ऊपर का था। हालांकि रेवेन्यू नंबर इनलाइन आया है, तो इसका मतलब थोड़ा देखना होगा कि ये कहीं मार्जिन का तो इशू नहीं है, लेकिन स्टॉक काफ़ी चल चुका है, ध्यान रखिएगा, तो इसमें स्पेस नहीं है डिसअपॉइंटमेंट का। लेकिन अभी के लिए पहला नंबर जो है एबिडा नंबर एक्चुअली 1512 करोड़ का 1570 करोड़ के एस्टिमेट था, उसके मुकाबले थोड़ा फीका है। तो और मार्जिन भी 24.5% पर आया 26% के एस्टिमेट के मुकाबले। तो ये नंबर प्राइमा फेसी स्ट्रीट को पसंद
नहीं आएगा, प्राइमा फेसी बोल रहा हूँ, लेकिन लेट्स वेट एंड वॉच। चलिए वीरो के पास चलते हैं और आज की मार्केट ब्रेथ कैसी रही वो जान लेते हैं। वीरो बताइए कैसी रही एफएनओ मार्केट ब्रेथ? तो इट्स क्लोज थोड़ी सी ट्रिम हुई, अदरवाइज पूरे दिन ये बहुत हेल्दी थे अनुज। और माफी चाहूँगा, 107 शॉर्ट टुवर्ड्स क्लोज। मैं फिर कह रहा हूँ 12 बजे तक की ब्रेथ काफ़ी शानदार थी, बट थोड़ा सा बाजार ने अपने रिस्क को एडजस्ट किया, कुछ प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट किया। शॉर्ट 107, लॉन्ग 47, 29 में शॉर्ट कवरिंग और लॉन्ग अनवाइंडिंग करीब करीब 31 में। स्लाइड्स आएंगे एक एक करके आपकी स्क्रीन पे। लॉन्ग कहाँ पे थे पहले, और लॉन्ग के लिहाज से अगर आप देखें तो आज फिर एक बार डोमिनेट किया पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट ने और संबद्ध मदरसन, प्रेस्टीज स्टेट्स, हिंदुस्तान जिंक। सुबह से अगर आप देखें आई थिंक फर्स्ट टिक से मेटल्स में शार्पनेस थी। बायोकॉन ने बहुत स्ट्रॉन्ग मूव दिया। अशोक लेलैंड, मैं आपको सुबह बता था पल्स में कल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिहेवियर था, नंबर्स अच्छे लेकिन शॉर्टिंग हुई तो शॉर्ट सारे कवर हो गए, तो उसने इसको एक थ्रस्ट प्रोवाइड किया। एशियन पेंट्स में कल फ्रेश बाइंग। फाइनली अगर आप देखें जब आज गैप अप हुआ तो शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट हो गई। बाकी आईजीएल, हिंडाल्को और अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस, इन सभी काउंटर्स में शॉर्ट कवरिंग थी। शॉर्ट एटर्नल में कोलैप्स हुआ ये स्टॉक। पीबी इन्फोटेक, यूनियन बैंक, एनबीसीसी, पेज इंडस्ट्रीज, ये सारे के सारे स्टॉक्स वो हैं जो इस वक्त के दौर में फ्लेवर में कतई भी नहीं है। शॉर्ट बिल्डअप। और एस्टल में कल एक क्लास बन रहा था, केस बन रहा था इस पे ब्रेकआउट का, एक एवरेज को पार किया था लेकिन वो आज कोलैप्स हुआ। सेम इज द केस विद हिताची एनर्जी। मोमेंटम थोड़ा सा फीका पड़ता हुआ एक बड़े वाइल्ड मूव के बाद सीडीएसएल, टाटा एलेक्सी और एसआरएफ। सीडीएसएल पे एक रीजनेबल स्टॉप लॉस के बारे में बात कर लेते हैं, या फिर एटलीस्ट किस ट्रेजेक्टरी तक आपको लॉन्ग रहना चाहिए। 1626 कल ही इसमें हमने एक बड़ा ब्रेकआउट देखा था। मानस आज एक बार फिर से री एंटर कर गया उस रेंज में जिसका हमें कल ब्रेकआउट मिला था। ये सीडीएसएल पे आपका टेक क्या है? देखिए, अगर हम डेली चार्ट पे देखें तो डार्क क्लाउड का और पैटर्न है तो शायद करेक्शन देखने को मिल सकता है, शायद 1600 रुपए तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर आपका व्यू थोड़ा सा लॉन्ग टर्म है, 2 से 3 हफ्ते का है, तो मेरा समझना है कि एक स्टॉप लॉस लगा के रखिए 1574 का। 1574 की स्टॉप लॉस से सीडीएसएल में बने रहा जा सकता है। ओके, सीडीएसएल में लॉन्ग टर्म व्यू है आपका, मतलब 3 से 4 हफ्तों का व्यू है, तो यहाँ पर बने रहने की सलाह है। फिलहाल 1574 का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। आगे बढ़ते हैं और बाजार में फिर एक बार तेजी देखने को मिल रही है, हालांकि थोड़ा लास्ट मोमेंट पे मुनाफा वसूली, लेकिन सवाल बड़ा ये कि क्या इस तेजी को एफपीआई का सपोर्ट मिलेगा या फिर आगे भी एफपीआई इस बाजार से दूरी बनाए रखेंगे। बाजार में एफपीआई और घरेलू म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स की पूरी तस्वीर समझाने के लिए आशीष चतुर्वेदी स्टूडियोज में मौजूद है। आशीष, बताइए। देखिए, एफपीआईज तो लगातार बिकवाली करते ही जा रहे हैं और इतनी ज़्यादा बिकवाली कर दी है कि अगर आप पूरे बाजार में इनकी शेयर होल्डिंग देखें तो 15 साल में सबसे निचले स्तर पर चल रही है। और निफ्टी 500 जो कि एक पूरे ब्रॉडर मार्केट का इंडेक्स है, इसे अगर आप समझें तो शेयर होल्डिंग के डेटा आप देखिए। जो भारतीय प्रमोटर्स हैं सबसे ज़्यादा 30.2% हिस्सेदारी उन करते हैं। विदेशी निवेशक जो हैं 8.4% है। एफपीआई टोटल 16.9% है। अब घरेलू म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस मिला के 16.2 और इंडिविजुअल्स और अन्य मिलाकर देखें तो 16.3% के आसपास है। जो विदेशी निवेशक हैं इनकी हिस्सेदारी लगातार कम होती जा रही है। खास बात अगर आप देखें तो निफ्टी 50 में जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है ये 40% के आसपास है, जो कि 23 साल में सबसे कम चल रही है। वहीं निफ्टी 500 में एफपीआई की हिस्सेदारी आप देखें तो 13 साल में सबसे कम है। जो इंडिविजुअल्स हैं बाजार में इनका स्टेक लगातार बढ़ता जा रहा है। एक तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, दूसरा म्यूचुअल फंड भी इन्वेस्टमेंट इनके थ्रू माना जाएगा तो इनकी हिस्सेदारी करीब 18.75% आती है। इसके अलावा अगर आप देखें तो पिछली 4 तिमाहियों में जो इंडिविजुअल निवेशक हैं इनका जो स्टेक है ये एफपीआई से ज़्यादा देखने को मिल रहा है। लेकिन बात करें अगर आप हाउस होल्ड वेल्थ की तो इसके मामले में इंडिविजुअल्स काफ़ी आगे चल रहे हैं। हालांकि Q2 में नुकसान हुआ है, 2.6 लाख करोड़ इनकी वेल्थ घटी है, लेकिन अभी भी अगर आप देखें तो 2020 के लेवल से काफ़ी सिग्निफिकेंटली ऊपर है, 84 लाख करोड़ के आसपास है। लेकिन इस शेयर होल्डिंग के डेटा से आप ये भी इन्फ्रेंस लगा सकते हैं कि कौन से सेक्टर्स में इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा है, तो ये सबसे ज़्यादा चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो इसको समझते हैं। अगर आप Q2 का शेयर होल्डिंग पूरे मार्केट का देखें तो आपको समझ में आएगा कि फाइनेंशियल्स अभी भी एफपीआईज की पसंद है, इनका कंफर्ट यहीं आता है। इसके अलावा अगर आप देखें तो टेलीकॉम यहाँ पर भी इन्होंने निवेश कर रखा है। अब जो पसंद नहीं आता है वो बहुत लंबी लिस्ट है। देखिए, इसमें कंजम्पशन आता है, कमोडिटी सेक्टर इन्हें पसंद नहीं आता, स्टेपल्स पसंद नहीं आते, एनर्जी, मेटल्स और इंडस्ट्रियल्स, इससे अगर आप देखें तो फिलहाल के लिए दूरी बना रखी है। वहीं अगर आप म्यूचुअल फंड्स की शेयर होल्डिंग के हिसाब से देखेंगे कि कौन से सेक्टर में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो इसके हिसाब से आप देखें तो लार्ज कैप फाइनेंशियल्स ये तो सभी को पसंद आते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो मिड टियर जो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी है यहाँ पर भी पॉजिटिव व्यू है, लेकिन स्टेपल्स,
कमोडिटी सेक्टर और साथ में अगर आप देखें तो एनर्जी और मटेरियल्स, ये डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स को भी Q2 में ज़्यादा पसंद नहीं आया। ओके, शुक्रिया आशीष, काफ़ी इंटरेस्टिंग डेटा आज आया है यहाँ पर। FII होल्डिंग मल्टी ईयर लो पर और डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट मार्केट में ऑल टाइम हाई पर, ये आपको एक क्लियरली एक चीज़ बता रही है। क्योंकि देखिए प्रमोटर को तो एक बार के लिए इग्नोर करिए आप, लेकिन उसके अलावा जो है FPI 16.9 और घरेलू MF बैंक इंश्योरेंस, और अगर आप उनको मिला दें तो काफ़ी इस समय हम हाइस पर चल रहे हैं। तो एक अपनी इक्विटी जो है वो वापस आ रही है। FII की, इसका मतलब ये नहीं कि हमें FII का पैसा नहीं चाहिए, बार बार कहता हूँ FII का पैसा हमें चाहिए, हमेशा चाहिए होगा। एक कैपिटल हंग्री देश हैं हम, और कभी हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि नहीं अब हम बिना FII के पैसे के भी काम चला लेंगे। वेलकम होगा उनका भी, और जब वो आएंगे तो हम यही कहेंगे, वो जैसा तब्बू ने कहा था आइए आपका इंतज़ार है, वो बिल्कुल उनका इंतज़ार रहेगा और बस आ जाएं, कोई नाराज़गी नहीं है। मार्केट ठीक है, अब चलते रहते हैं, फेजेस आते हैं थोड़े से। इस समय ख़राब फेज़ चल रहा है, ख़राब फेज़ फ्रॉम FII पॉइंट ऑफ व्यू, उनको बाकी मार्केट में ज़्यादा तेज़ी दिख रही है तो इसके लिए वो वहाँ पर पैसा बना रहे हैं। तो हमारी मार्केट में मोमेंटम आएगा तो वापस आएंगे। चलिए शुक्रिया आशीष। कुल मिलाकर 8 मिनट बचे हैं मार्केट क्लोजिंग में, और देखिए मार्केट अब थोड़ा सा एक नर्वस हो रहा है। शायद एक बड़े इवेंट से पहले मार्केट प्रॉफिट बुकिंग करना चाहता है। अब क्या होता है ना, कई बार अब स्टार्ट हो जाएगा 8 बजे से काउंटिंग, अब वो आजकल EVM के थ्रू काउंटिंग होती है। तो पहले तो क्या होता था कि 12-1 बजे तक की पिक्चर आती थी, आजकल तो कई बार 1-1.5 घंटे में पिक्चर क्लियर हो जाती है। तो हो सकता है सबको लग रहा हो कि चलिए ठीक है, कल 9:15 बजे हम एक फ्रेश अपने आप उस हिसाब से व्यू ले सकते हैं। मीनवाइल एक बार जरा आप आयशर मोटर्स लेकर आइए और एक बार लेकर आइए पेज इंडस्ट्रीज। ये 2 स्टॉक्स हैं जिन पर इस समय मार्केट रिएक्ट कर रहा है। आयशर मोटर्स डे लो के करीब है और पेज इंडस्ट्रीज में बड़ी गिरावट आ रही है। पेज इंडस्ट्रीज करीब 3-3.5% नीचे यहाँ पर, लेकिन F&O में हैवी शॉर्टिंग हो रही है, डिस्काउंट पर आ गया है। 300 रुपये का डिस्काउंट यहाँ पर हो गया है इस स्टॉक में। इस पर मानस एक बार चार्ट देखेंगे पेज इंडस्ट्रीज़ का। हालांकि थोड़ा सा हाई टिकट स्टॉक है तो इसके लिए बहुत ज़्यादा शायद इस पर हम बात नहीं करते हूँ, लेकिन कोई व्यू स्टॉक पर? देखिए ट्रेंड तो नेगेटिव है, क्योंकि लगातार लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं और पिछले 2 मंथ में काफी बार अटेम्प्ट किया स्टॉक ने 20 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक करने के लिए, लेकिन हर बार हाई लेवल पे सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। आज एक फ्रेश ब्रेकडाउन है जिसके टारगेट मेरा समझना है 38,700 के आसपास के आते हैं, तो करीब 700-800 रुपए का डाउन साइड और देखने को मिल सकता है। मेरे ख्याल से इस गिरावट पे खरीदारी नहीं करनी चाहिए। अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो एक स्टिक स्टॉप लॉस 39,350 का जरूर लगा के रखें। अच्छा, एक आशीष के पास वापस चलते हैं। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताते हैं। आज एक बार कोहेंस का स्टॉक लेकर आइए जरा। कोहेंस जिसका पहले नाम सुवेन था, आज स्टॉक में बड़ी गिरावट है और ये पहला इंस्टेंस नहीं है जिसमें प्रमोटर्स ने शेयर बेचे हैं और उसके बाद स्टॉक में किसी ना किसी कारण से गिरावट आई। ये कोइंसिडेंस हो सकता है, इसमें कुछ कयास नहीं लगाया जा रहा है, लेकिन आपको 2-3 एग्जाम्पल देते हैं। आशीष, कोहेंस तो है ही, इसके अलावा बाकी एग्जाम्पल्स? बिल्कुल 2 और एग्जाम्पल है जिससे देखिए ये चीज़ साबित होती है कि कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो प्रमोटर्स की एग्जिट हुई, उसके बाद स्टॉक में गिरावट देखने को मिली और Q2 के जो नंबर्स हैं ये भी काफ़ी फीके देखने को मिले। अब इसमें अगर आप देखें तो सबसे पहले कोहेंस लाइफ साइंसेज ही है। यहाँ पर अगर आप देखें तो जो डील हुई थी इसके बाद से प्रमोटर्स ने करीब 8.9% हिस्सेदारी 900 रुपये प्रति शेयर के भाव पर बेची थी। ये सितंबर में हुई थी। ब्लू जेट हेल्थ केयर, यहाँ पर भी अगर आप देखें तो सितंबर में 6.19% हिस्सेदारी बेची थी। और क्लीन साइंसेज, यहाँ पर तो बड़ा ट्रेड हुआ था 24% का और 1030 रुपये प्रति शेयर के भाव पर ये डील हुई थी। लेकिन वहां से अगर आप देखें तो इन स्टॉक्स में आपको गिरावट सिग्निफिकेंट देखने को मिली है। ये भी डेटा आपकी स्क्रीन पर लेकर आता हूं। कोहेंस वहां से 29% गिर चुका है, बस सितंबर की तो बात है। ब्लू जेट 14%, क्लीन साइंस यहाँ पर भी देखें तो 8 से लेकर 10% की गिरावट आपको देखने को मिली। और मैं यही कह रहा हूं कि सिर्फ स्टॉक में गिरावट देखने को नहीं मिली, अगर आप फाइनेंशियल्स देखें तो ये भी काफी डिटोरिएट हुआ है। अब इन सबके Q2 के नंबर्स यानी जो ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर, ये डेटा आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। कोहेंस अगर आप देखें तो रेवेन्यू में 8%, एबिटा में 41%, मुनाफा 52% घट गया। ब्लू जेट की भी बात करें तो काफी खराब प्रदर्शन। और क्लीन साइंसेज, इसकी सिर्फ रेवेन्यू 3% बढ़ी है, बाकी अगर आप एबिटा देखें, मुनाफा देखें, मार्जिन देखें तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस काफी डिटोरिएट हुई है और प्रमोटर्स की सेलिंग के बाद स्टॉक में तो गिरावट साफ नजर आई। शुक्रिया आशीष इस पूरी चर्चा के लिए। कोहेंस एक बार स्क्रीन पे लिखाइएगा। मुझे याद आता है स्टॉक लगभग आप समझिए मई 2024 में बहुत चर्चे थे इस स्टॉक के और क्या बड़ा ब्रेकआउट था। 600 से स्टॉक लगभग आप समझिए 1360 तक गया और आज फिर अपने एक हिस्टोरिकल ब्रेकआउट, यानी अब अल्टीमेटली दैट इज
ब्रेकडाउन पॉइंट वहीं पर आके खड़ा हो चुका है 629.70। एक इस पे हल्का सा एक टेक व्यू रहता है, हल्का सा एक आपकी राय क्या है अरुण, अगर ये कोहेंस पे 630 वालेट होता है डिसाइसिवली, इनफैक्ट 625 जो कि जून 26 का ब्रेकआउट था 24 का, तो कहाँ तक का डिप पॉसिबल है? देखिए वीरेंद्र जी, फॉलिंग नाइफ की तरह स्टॉक लगातार गिर रहा है और नीचे में ब्रेकडाउन ऑलरेडी देखने को मिला है और ये 575 की तरफ मुझे लग रहा है जाना चाहिए। 575 एक लेवल था जहां से माइनर कंसोलिडेशन हुआ था स्टॉक में, फिर एक बड़ी तेजी देखने को मिली है, पर क्लियर डाउन ट्रेंड में है स्टॉक और धीरे धीरे मुझे लग रहा है 575 तक के लेवल्स आ सकते हैं। तो कोई रेस्पाइट नहीं है, इवन वॉल्यूम्स देखें तो धीरे धीरे बढ़ भी रहे हैं। तो 570 580 वहां तक के लेवल्स मुझे लग रहा है कोहेंस में आने चाहिए। ओके, कोहेंस लाइफ आपकी स्क्रीन पे। अब हम क्लोज की तरफ बढ़ रहे हैं, कुछ देर में उसके पास चलेंगे, लेकिन आज की सबसे डिसअपॉइंटिंग स्टोरी में से एक था एटर्नल। कोहेंस का जिक्र हमने थोड़ा सा अलग हटके किया विषय से, पेज इंडस्ट्रीज और एनबीसीसी और एक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। पीएसयू बैंक्स में जो प्रॉफिट बुकिंग का दौर रहा उसमें आज यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने भी थोड़ा सा पार्टिसिपेट किया। बाकी पीबी इन्फोटेक और सुप्रीम इंडस्ट्रीज कुछ काउंटर्स थे जो कि कोलैप्स हुए। एस्टेल ने आज एक यू टर्न लिया, एक ब्रेकआउट का बहुत स्ट्रॉन्ग केस था लेकिन कोलैप्स हुआ। और सबसे स्ट्रॉन्ग मूव देने वालों में अच्छे ओआई और अच्छे वॉल्यूम्स और अच्छे पुट राइटर्स के कन्विक्शन के साथ इट्स अशोक लेलैंड, और ये क्लोजिंग आएगी अशोक लेलैंड की ऑल टाइम हाई पे। बेहद शानदार प्रदर्शन अशोक लेलैंड का। अनुज, ओवर टू यू फॉर क्लोजिंग। बिल्कुल वीरू, चलते हैं क्लोजिंग की तरफ और देखते हैं मार्केट में किस तरीके के क्लोज रही। निफ्टी एकदम फ्लैट रहा, एकदम फ्लैट 25,878 पर जाकर बंद हुआ। निफ्टी बैंक ने ऑल टाइम हाई जड़ा आज, क्लोज भी शानदार रहा 58,400 के करीब करीब। निफ्टी आईटी में आज लेकिन थोड़ी सी मुनाफा वसूली आई, ये करीब करीब इंडेक्स 200 पॉइंट नीचे था। मिड कैप और स्मॉल कैप में रिवर्सल आया लास्ट के 1 घंटे में। मिड कैप घूमा 1.5% नीचे बंद हुआ, स्मॉल कैप घूमा करीब करीब 0.5% नीचे बंद हुआ और एडवांस डिक्लाइन जो पूरे दिन पॉजिटिव था एंड होते होते वो डिक्लाइंस के फेवर में रहा। 1250 बढ़ने वाले शेयर रहे और 1660 गिरने वाले शेयर आज आपको देखने को मिले। इसके अलावा अब देखिए ज़रा सेक्टोरल परफॉर्मेंस, तो चलिए लूजर स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्योंकि निफ्टी हल्का सा रेड में बंद हो रहा है। तो डिफेंस क्लियरली नंबर्स के बाद से डिफेंस में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग है ही। कैपिटल गुड्स यहाँ पर थोड़ी सी डिक्लाइन आई। पीएसयू बैंक्स ने थोड़ा सा गिरना शुरू करा है, करीब करीब 0.5% नीचे था। आईटी हल्का सा नीचे था, एफएमसीजी 0.5% नीचे था और निफ्टी ऑटो ये भी करीब करीब 0.5% नीचे था। अब आते हैं सेक्टोरल गेनर्स पर। सबसे ऊपर फार्मा करीब करीब 0.5% ऊपर, उसके बाद रियल एस्टेट ये भी 0.5%। निफ्टी मेटल्स में थोड़ी सी रैली थी, हालांकि डे हाई से कूल ऑफ हुआ। फाइनेंशियल्स और निफ्टी बैंक इन्होंने थोड़ा सा मार्केट को सपोर्ट किया। चलिए निफ्टी लूजर्स आगे। पहले इटर्नल में ब्रेकडाउन है, लगातार ब्रेकडाउन है इटर्नल में। अब 300 के नीचे आ गया स्टॉक और आज 0.4% नीचे था। महिंद्रा एंड महिंद्रा ये भी 1.5% नीचे। आयशर मोटर्स नंबर्स के बाद 1.25% नीचे रहा। टाटा स्टील यहाँ पर भी गिरावट थी, हालांकि खुला काफ़ी मजबूत था लेकिन थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल में भी गिरावट थी। टॉप गेनर ऑब्वियसली एशियन पेंट्स आज सेकेंड डे रनिंग 4% ऊपर था। हिंडाल्को में अच्छी तेज़ी थी करीब करीब 2.5% की। इंटरग्लोब एविएशन आज का हमारा बिग स्टॉक 2% ऊपर था। आईसीआईसीआई बैंक 2% ऊपर था। लार्सन एंड ट्यूब्रो करीब करीब 1.25% ऊपर था और पावर ग्रिड ये भी करीब करीब 1.25% ऊपर था आज की ट्रेड में। तो कुल मिलाकर वीरू खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा 12 आना, फ्लैट क्लोज। गिलास थोड़ा 12, बिल्कुल फ्लैट क्लोज। बाकी ठीक है, सेशन गुजर गया और कल महत्वपूर्ण दिन है और कल शुक्रवार है। अब देखते हैं कि कल क्या खोलेगा बिहार ऑल टाइम हाई का ताला। हाँ वीरू, एक चीज़ कहना चाह रहा था, आपकी फेवरेट कंपनी के नंबर्स आए, देखिए वोल्टास क्या ख़राब नंबर्स हैं। प्रॉफिट 132 करोड़ से घटकर 32 करोड़। मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था कि घटेगा प्रॉफिट, लेकिन मार्केट फिर भी एक्सपेक्ट कर रहा था करीब करीब 90 करोड़ के करीब का प्रॉफिट। अब ये 32 करोड़ रह गया और इनकम भी घटी है, 2600 करोड़ से घटकर 2300 करोड़ पर इनकम आ गई। और अगर वीरू ने एसी खरीदा नहीं तो नंबर कहाँ से आएगा, तो सारा का सारा मामला ये है। और अब तो खैर वीरू हीटर खरीदने की सोच रहे होंगे, है ना? हीटर नहीं, अभी तो क्या कहते हैं उसे, क्या बोलते हैं वो जो रूम साफ रखता है, अब अच्छा, एयर प्यूरिफायर। अभी तो उसका दौर चल रहा है। अभी दिल्ली उसमें मशरूफ है खरीदने में, उसकी शॉर्टेज चल रही है। खैर, वो जो बात मैं कह रहा था ना कि अब कल बिहार क्या खोलेगा ऑल टाइम हाई का ताला,
जियो है बिहार के लाला। जी हाँ, नमस्कार।